ताकि लोग कुशलतापूर्वक कुशलतापूर्वक सीमित आर्थिक संसाधनों का दोहन कर सके लगाइए पूर्ण विराम। राइट, जो भी हम मतलब घरेलू अर्थव्यवस्था का जो उदारीकरण है वो किसको टारगेट कर रहा है? और आप अगर देखें उदारीकरण शब्द को भी देखते हैं तो उदार करना, करण का मतलब क्या है? करना, निजीकरण, राष्ट्रीयकरण, विनिजीकरण। तो करण का मतलब करना, उदार करना, उदारीकरण। तो पहले डिटेल में जाने से पहले शब्द को तो समझ लें, और उस शब्द पे फोकस कम है और बाकी चीजों पर ज्यादा है, ऐसा भी हो जाता है कई बार। तो आप है ना शब्द पे ध्यान दें। उदारीकरण, उदार करना, उदार करने की बात किसकी आती है? जहां पर जटिलता होती है, जहां पर कड़ापन होता है, राइट, तो उसको ढीला करना। या ऐसे नियम जो बेवजह के हमें तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। कल की क्लास को दिमाग में लेकर आते हैं आप, तो क्या देखा था हमने कि लाइसेंस, औद्योगिक लाइसेंसिंग को हटाया गया। तो लाइसेंस क्या है? एक बाधा है, एक औपचारिकता है। लोग सोचेंगे अरे लाइसेंस लेना पड़ेगा, छोड़ो इसको। अच्छा, लाइसेंस लेने के लिए तिकड़म लगानी पड़ेगी, ऑफिसर्स के आगे पीछे घूमना पड़ेगा, ये भी हो सकता है कि हमें रिश्वत देनी पड़े, और ये भी हो सकता है कि अयोग्य लोगों को लाइसेंस मिल जाए। तो हम लाइसेंस क्यों रखें? मतलब जो खास एरियाज है उन्हीं में रखें जहाँ पर हमें सुरक्षा की कोई दिक्कत हो सकती है या सामरिक महत्व के विषय हो सकते हैं। बाकी में लाइसेंस की क्या आवश्यकता है? तो इस तरह के जो जगह जगह स्टेट कंट्रोल होते हैं, राज्य द्वारा लगाए गए जो कई प्रतिबंध होते हैं, उनको रिलैक्स करने की बात इसमें कही गई है। और ज़्यादा समझना हो आपको तो आपके पास इतनी सामग्री है। मैंने आपको कृषि पढ़ाया था, मार्केटिंग पढ़ाया था, आपको बताया था कि कृषि मंडियों में कोई भी व्यापारी, नया व्यापारी अगर काम करना चाहता है तो उसे लाइसेंस लेना पड़ता है। तो वो मंडी में व्यापारी तो कर रहा है, फिर वहाँ लाइसेंस की क्या आवश्यकता है? क्या वो शराब बेच रहा है? क्या वो औद्योगिक विस्फोटक बना रहा है? क्या वो खतरनाक रसायन बना रहा है? क्या वो दिया सलाई बना रहा है? क्या वो डिफेंस में काम कर रहा है, एरोस्पेस में काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रहा है? अरे वो तो सिर्फ व्यापार कर रहा है। जिन वस्तुओं को हम बाहर खरीदते बेचते हैं, फल सब्जी, इन्हीं के व्यापार की बात हो रही है। तो अब लाइसेंस लेना पड़ेगा। और आपको ये भी पता था कि लाइसेंस जो है कृषि क्षेत्र में वो मंडी विशिष्ट होते हैं, वस्तु विशिष्ट होते हैं। अनाज का लाइसेंस है तो फल सब्जी का व्यापार नहीं कर सकते, फल सब्जी का लाइसेंस है तो अनाज का व्यापार नहीं कर सकते। क्या इसका उदारीकरण कहेंगे? कठोरता है ना, ये एक बेवजह का नियम है। अब जो नए फार्म एक्ट लाए गए थे और सरकार ने दबाव में आके वापस ले लिया जिनको, उसमें ये था कि आपको मंडी में ही माल बेचना पड़ेगा, जरूरी नहीं है बाहर भी बेच सकते हो, बाहर मार्केट फीस नहीं लगेगी, बाहर कोई भी व्यापारी बिना लाइसेंस के भी लेन देन कर सकता है, उसके पास केवल पैन कार्ड होना चाहिए। तो ये क्या है? आसानी पैदा हुई ना इससे। तो उदारीकरण आसानी पैदा करता है, ये ध्यान रखें। और जब ये इस तरह की चीजें हट जाती है तो लोग खुलकर काम कर सकते हैं, अपना बेस्ट दे सकते हैं। लेकिन उनका समय लाइसेंस लेने में, औपचारिकता में, इंस्पेक्टरों से लड़ने में, इसी में समय निकल जाता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जो उदारीकरण का मतलब ये नहीं कि नियम होने नहीं चाहिए, नियंत्रण होने नहीं चाहिए, वो हो सकते हैं, लेकिन वो बाधा क्रिएट करने वाले नहीं होने चाहिए। उनका पर्पज रेगुलेशन के बजाय मैनेजमेंट ज्यादा होना चाहिए, राइट। और ऐसे तो सीमा सागर की भी होती है, सागर की भी सीमा होती है। तो सीमाएं तो होती है। आर्टिकल 19 एक स्वतंत्रताओं की बात करता है और आर्टिकल 19 दो प्रतिबंधों की बात करता है। और मेरा तो मानना है कि स्वतंत्रताओं का गुलाब प्रतिबंधों के कांटों में खिलता है, ये मेरा मानना है। अगर किसी का रोक टोक होगी नहीं तब तो उसी का राज होगा जिसके पास शक्ति है। ऐसे तो हमारा समाज नहीं चल सकता, केओटिक समाज हो जाएगा और अराजकता हो जाएगी समाज में। तो अनुशासन जिसको हम कहते हैं, और जिसकी बात मैं क्लास में भी करता हूँ कि अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन और प्रतिबंधों में डिफरेंस है दोस्तों। तो प्रतिबंध हटाने का मतलब नहीं कि हम बेपरवाह हो जाए, बेलगाम हो जाए, अनुशासनहीन हो जाए, तब तक कभी कोई कुछ लक्ष्य प्राप्ति नहीं होगा। तो एक संतुलन बनाया जाता है और मुख्य जो टारगेट होता है कि लोगों का दम नहीं घुटना चाहिए, ऐसे प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, राइट। और हमारे देश में कई आर्थिक गतिविधियों से जुड़े जो नियम उनको ढीला किया गया, हटाया गया, लेकिन विशेष जोर किस पर है? औद्योगिक गतिविधियों पर। ये मैंने लेखन में आपको लिखा है। ये तो इसका अर्थ हुआ। फिर आप चेंज करके लिखेंगे भारत की अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, भारत की अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण को पुनः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पुनः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। देश लगाइए, पहला लिखिए व्यापारिक उदारीकरण, अंग्रेजी में कहेंगे इसको ट्रेड लिबरलाइजेशन। और दूसरा लिखिए वित्तीय उदारीकरण। फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन। व्यापारिक उदारीकरण और वित्तीय उदारीकरण, यहां से पैराग्राफ बदलते हुए लिखिए, बनाते हुए लिखिए। व्यापारिक उदारीकरण के अंतर्गत भारत के द्वारा डब्ल्यूटीओ के सदस्य के रूप में अन्य राष्ट्रों के साथ किए जाने वाले व्यापार पर प्रशुल्क और गैर प्रशुल्क
बाधाओं, बाधाओं अंग्रेजी में लिखे पीछे, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर। प्रशुल्क और गैर प्रशुल्क बाधाओं को या तो कम किया गया है या हटा दिया गया है। आगे लिखिए, भारत के द्वारा कुछ राष्ट्रों और राष्ट्रों के समूहों के साथ, राष्ट्रों और राष्ट्रों के समूहों के साथ FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किया गया है, पूर्ण विराम लगाइए। यानी कि थोड़ा मैंने आपको क्या कहा कि आपको थोड़ा एकाग्र होकर पढ़ना पड़ेगा। बेसिकली हम वर्ड यूज करते हैं व्यापार उदारीकरण, मतलब व्यापार को ढीला करना, जनरल टर्म होता है, लेकिन हम करते क्या है, आयात उदारीकरण। ये मेंस की क्लास है ना दोस्तों, वो भी UPSC की है, फर्क तो आएगा उसमें। आप ऐसे बोलते हो व्यापार उदारीकरण, मतलब बोलने में ये आता है, ठीक है। तो व्यापार में तो दोनों होते हैं, आयात भी होते हैं और निर्यात भी होते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, मतलब ये इस वर्ड से क्लियर नहीं होता है और उतनी क्लियरिटी की आवश्यकता होती भी नहीं है। जो ठीक ठाक पढ़े लिखे लोग हैं, जो मतलब अच्छा स्तर रखते हैं, वो तो समझते हैं इस चीज़ को। लेकिन मैं ये मान लूँ कि आपकी क्लास भी समझ रही है, तो ये कोई सही मान्यता तो नहीं होगी। ये मान लेना कि सभी इस बात को जान रहे हैं, एक घोर अन्यायपूर्ण मान्यता होगी, और मान्यताओं के आधार पर ज्ञान नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये उदारीकरण यहाँ हो रहा है कि यहाँ हो रहा है। इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रतिबंध यहाँ होते हैं कि यहाँ होते हैं। ओ सर, ये तो हमारे ऊपर से जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये तो ऊपर से ना चला जाए कहीं, ऐसा लग रहा होगा आपको, क्योंकि आर्ग्यूमेंट वाली बात हो रही है कि मैं कैसे ले जा रहा हूँ आपको टॉपिक में। सबसे पहले तो आपको ये भूलना पड़ेगा कि आपने पढ़ रखा है या फिर नहीं पढ़ रखा है, दोनों बातें भूलनी पड़ेगी। इफ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, स्टिल यू नीड टू फॉरगेट दैट यू हैव स्टडीड इट, राइट? एंड दोज पीपल हु हैवंट स्टडीड इट येट, इन माय व्यू दे आर फार बेटर देन दोज स्टूडेंट्स हु हैव स्टडीड। जो नहीं पढ़ रखे वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि उनको समझाना मेरे लिए ज़्यादा आसान है। और चिंता तो आपको करने की जरूरत है ही नहीं। आपको तो एक चीज़ की बात चिंता करनी है कि मन कैसे लगाएं। 2022 का जो गोल है वह मन कैसे लगाएं पढ़ने में, क्योंकि हमारा मन पढ़ने के अलावा बाकी सब चीज़ में है, राइट? तो लक्ष्य अलग चल रहा है और कर्म अलग चल रहा है, उनमें मैचिंग नहीं हो रही, और इसीलिए हम परेशान हैं। अगर आप ये मन में ले आओ कि मुझे तो UPSC की जब मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे तो ज्ञान इतना मिल रहा है, इसमें मुझे मजा आ रहा है, तब तक आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। और नहीं तो रोज ही पहाड़ खड़ा हो जाता है जिसके ऊपर चढ़ना पड़ता है। रोज शाम को 5 बजते हैं और इकोनॉमिक्स का पहाड़ सामने आ जाता है। हनुमान जी हमारे पास है नहीं जो उस पहाड़ से हमें पार लगा दे। रोज खुद ही को चलना है, खुद ही को उतरना है। तो अगर पेड़ में कांटा चुभा हुआ है तो उसको निकालने में फायदा है, उसको अंदर लेके कितनी दूरी तक चला जा सकता है, तो रोज की बात है। मैं रोज सोचता हूँ कि मेरे को क्लास लेना है, अब टाइम हो गया, क्लास पढ़ानी पड़ेगी, खड़ा रहना पड़ेगा। तो रोज जीने और मरने वाली बात होगी, इससे ज़्यादा अच्छा है कि हम इसको आनंदी बना लें। ये तो हमेशा के लिए काम करना है। खैर, तो आप वापस मुद्दे पर लौट आओ कि व्यापार उदारीकरण बोलते हैं, तो व्यापार में तो 2 शब्द होते हैं। तो उदारीकरण कहाँ होता है इनमें? तो मैंने आपको निवेदन किया जहाँ प्रतिबंध होते हैं, जहाँ प्रतिबंध नहीं होते वहाँ किस चीज़ का उदारीकरण करोगे आप? अब आप बताओ मुझे, कॉमन सेंस का प्रयोग करके। आई ओपन से इकोनॉमिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ कॉमन सेंस, बट देयर इज समवन हु हैज सेड कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन। ये भी एक समस्या है। बाकी तो क्या है कि कॉमन सेंस है। एक राष्ट्र प्रतिबंध, आप अगर हमारे देश के व्यापार मंत्री होते हैं तो आप इस पर प्रतिबंध लगाना पसंद करते हैं, या मतलब इस पर लगाते हैं कि इस पर लगाते हैं? इस पर क्यों लगाओगे? निर्यात पर। निर्यात से तो हमारे देश का उत्पादन बढ़ता है, और कुछ कंट्रीज तो ऐसे हैं जिसमें चीन को भी शामिल कर सकते हो। वो निर्यातों से ही बहुत बड़ी अर्थव्यवस्थाएं बन गई, निर्यातों के दम पर। तो कोई कंट्री नहीं है जो निर्यात को रोकेगा। हाँ, कभी कभी होता है, जैसे हमारे यहाँ प्याज की कमी हो जाए, प्याज का उत्पादन ठीक से नहीं हुआ, प्याज महंगा हो रहा है, तब हम कह सकते हैं कि नहीं जी, प्याज तो बाहर भेजेंगे तो और प्रॉब्लम हो जाएगी और कीमत बढ़ जाएगी। तो उस समय हम सोचते हैं कि चलो थोड़ा रोक लगा देते हैं। ऐसे ही हमारा मतलब आयरन ओर का एक्सपोर्ट हो रहा है, हमारी स्टील कंपनियों को आयरन ओर की आवश्यकता है, हमें लग रहा है कि यहाँ कमी पड़ रही है, हम कह देंगे भाई रुक जाओ। ऐसे ये कोरोना वाला जो केस है, इसमें ऐसा पता लगा कि क्लोरोक्विन नाम की जो दवा है वो मतलब बढ़िया रहती है। तो अमेरिका वगैरह ने कहा, तो भारत ने कह दिया कि नहीं, हम अभी नहीं भेज पाएंगे, या भेजेंगे लेकिन पहले हमारी जो जरूरत है वो हम पूरी करेंगे। ये कुछ कारण बन जाते हैं जो निर्यातों को रोकने की वजह बनते हैं। अदरवाइज तो हर कंट्री यही चाहता है कि उसके निर्यात ज़्यादा हो ताकि उसको खूब डॉलर मिले। इसका मतलब कोई राष्ट्र प्रतिबंध यहाँ तो नहीं लगाएगा, अपवाद को छोड़ दें, यहाँ प्रतिबंध लगाएगा। प्रतिबंध कहाँ होते हैं? आयातों के ऊपर, इसमें प्रतिबंध होता है। अब ये समझा देता हूँ आपको। ये हमारा देश है इंडिया, ठीक है, बाहर से माल आता है, इसको हम क्या कहेंगे? आयात। जितना माल बाहर से ज़्यादा आएगा उतना ही हमारे देश के उद्योगों पर बुरा असर पड़ेगा। हमारे बाहर से सारा माल आ जाएगा, चीन का माल भारत में घुस जाता है, हम कहते ही हैं। तो हम मना करते हैं ना भाई, चीन का माल इतना क्यों आ रहा है, हमारे देश के लोग कैसे माल बेचेंगे? तो इनको रोकते हैं। तो मैंने समझाया कि आयातों पर प्रतिबंध लगता है। तो उदारीकरण की बात होगी तो इस पर होगी। यहाँ सीमा शुल्क को कम करना, 2 तरह के प्रतिबंध रहते हैं, प्रशुल्क वाले भी और गैर प्रशुल्क वाले भी, जो यहाँ पर एक बाउंड्री सी मतलब एक लाइन खींच जाती है, ऐसे इसको रोकते हैं हम लोग, आने नहीं देते।
यहाँ बैरियर बनाते हैं। बैरियर का मतलब कोई पुलिस के बैरिकेड नहीं होते हैं यहाँ पर, टैक्स होता है, प्रशुल्क कहते हैं उसको। इंटरनेशनल लेवल पे जो टैक्स लगता है उनको बोला जाता है प्रशुल्क बोला जाता है। यहाँ पर सीमा शुल्क लगता है तो प्रशुल्क लगाएंगे। अमेरिका और भारत की जंग आपने सुनी होगी, मतलब 1-1.5 साल पहले भारत को कहा कि भारत टैरिफ किंग है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत टैरिफ किंग है, प्रशुल्कों का राजा है। हार्ले डेविडसन बाइक का नाम सुना होगा आपने, बहुत फेमस बाइक है। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट तत्कालीन ने बोला कि भारत हार्ले डेविडसन पर बहुत टैक्स लगाता है। तो हार्ले डेविडसन जब यहाँ से एंट्री लेती है तो बहुत सारा टैक्स गवर्नमेंट लगा देती है, तो वो फिर महंगी रेट का बेचेंगे हार्ले डेविडसन। ऐसे समझ लो आप। ऐसे मोबाइल फोन वगैरह पर इस साल के मतलब जो 21-22 का बजट था तो उसमें मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इनके ऊपर भी हमने प्रशुल्क बढ़ा दिया था, क्योंकि हम क्या चाहते थे कि भारत की मोबाइल जो इंडस्ट्री है वो ज़्यादा अच्छा उत्पादन करे। तो आप समझ गए कि प्रतिबंध कहाँ लगते हैं, आयातों पर लगते हैं। और प्रशुल्क एक रूप होता है। कुछ रूप ऐसे भी होते हैं जो प्रशुल्क नहीं होते हैं, टैक्स का रूप नहीं होते हैं, सीमा शुल्क का रूप नहीं होते हैं। वो कौन से रूप होते हैं, उनका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? नॉन टैक्स बैरियर्स का। नॉन टैक्स बैरियर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एंटी बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर का। इसमें कोई बड़ा फेमस एग्जाम्पल होता है कोटा का, QOTA, कोटा। कोटा को कहते हैं मात्रात्मक प्रतिबंध, मात्रा में प्रतिबंध लगा देते हैं, राइट। कि भाई ये क्या होता है, जैसे हार्ले डेविडसन बाइक के लिए हम कह दें कि एक साल में 50,000 से ज्यादा बाइक नहीं आएगी, मात्रा में बांध दिया ना, मात्रात्मक प्रतिबंध। इनको बोलते हैं गैर प्रशुल्क वाले, तो इनको भी हटाया जाता है। और भारत में WTO का भारत मेंबर है, फाउंडर मेंबर है बल्कि। और WTO का कोई भी राष्ट्र मेंबर होता है तो उसको एक कमिटमेंट करना पड़ता है कि धीरे धीरे वो कहाँ तक टैरिफ को नीचे लेके आएगा, उसका प्रोग्राम देना पड़ता है। और WTO से आप अलग होने का मतलब समझते हैं कि 164 राष्ट्रों से, मतलब 164 राष्ट्र है उसमें, भारत को अलग करके अगर आप देखोगे तो 163 बचेंगे। अगर भारत WTO से अलग होता है तो 163 राष्ट्रों के साथ बाइलेटरल समझौता करना पड़ेगा, बिना व्यापार के आप नहीं रह सकते। मंगलवार को नाई की दुकान बंद होती है, तो आपने अनुभव किया होगा कि मान लो इमरजेंसी आ गई, शादी में जाना, कहीं भी जाना है, मंगलवार को नाई की दुकान बंद है, हम परेशान हो जाते हैं। किसी दिन धोबी नहीं होता, प्रेस करने वाला नहीं होता है, हम परेशान हो जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि व्यापार हमें सहूलियत दे रहा है। हम अपने कपड़े खुद प्रेस करने की जगह किसी और को दे रहे हैं, क्योंकि वो एक्सपर्ट है, वो उसी काम को करता है। और हम अपना काम दूसरा जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको हम तभी कर पाएंगे जब व्यापार होगा। एक आदमी खुद अपने बाल काटेगा, शेव बना लेता वहां तक तो ठीक है, लेकिन बाल कैसे काटेगा खुद के? इससे ज़्यादा अच्छा है कि वो मतलब किसी को जो भी रेट है वो देके 15-20 मिनट में अपना बाल कटवा ले, आराम से शांति से बैठा रहे और रिलैक्स भी हो जाए। वो बाल भी काट दिया, अच्छे से भी काट दिया, आपको भी समय नहीं लगा, और बस। तो ये व्यापार का महत्व समझो आप। एडम स्मिथ ने इसीलिए कहा कि भाई व्यापार को रोको मत, फ्री ट्रेड होने दो। मेरे गांव में एक गुरुजी थे, इंग्लिश पढ़ाते थे हमें। उनका बेटा जो था वो मेरे साथ पढ़ता था। तो गुरुजी थोड़े अलग ढंग से सोचते थे, अंग्रेजी के बड़े प्रकांड विद्वान थे, और उनके बेटे का नाम पिंटू था। एक बार पिंटू के बाल मैंने देखे तो पिंटू के बाल ऐसे हो रखे थे, बड़े अजीब से। मैंने पिंटू से पूछा ये बाल कहाँ से कटवाए? तो बोला कि मेरे पापा ने काटे। मैंने कहा तेरे पापा ने बाल क्यों काटे? नाई की दुकान खुली हुई। बाद में वो गुरुजी के घर पर काम चला तो गुरुजी ने बाहर के आदमी को बुलाने की जगह खुद ही घर बनाना शुरू कर दिया। फिर घर जैसे तैसे कई मतलब बहुत समय लगा उसमें। फिर उन पर दरवाजे, खिड़कियाँ ये सब लगानी थी, तो उसकी कारपेंटर भी वो खुद ही करने लगे। तो इतना बेकार घर उनका बना अपने बेटे के, उन्होंने बहुत खराब ढंग से बाल काटे, और जो खिड़की दरवाजे थे वो बेकार लग रहे थे। तो ये जो पॉलिसी थी वो सर की, ये सही पॉलिसी नहीं मानी जाएगी एडम स्मिथ के अनुसार। इसमें गुरुजी को क्या करना चाहिए था कि वो अंग्रेजी के अच्छे एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने इतना समय खराब किया अपना मकान बनाने में और खिड़की दरवाजे बनाने में, अपने बेटे के बाल काटने में। इतने समय में तो उनको ट्यूशन पढ़ाना चाहिए था, खूब सारी अंग्रेजी का ट्यूशन पढ़ा। और वो काम अच्छा भी लगता उनको, क्योंकि सभी लोग कहते कि नहीं गुरुजी तो एक्सपर्ट है इसके, और बच्चों का ज्ञान भी अच्छा बढ़ता, और बच्चों को भी ज़्यादा लाभ मिलता, उनको भी पैसे आते, और उस पैसे का इस्तेमाल कर लेते वो घर बनाने में, बाल कटवाने में, ये सब करने में। ऐसे समझो आप छोटे छोटे एग्जाम्पल से कि व्यापार का क्या महत्व होता है, राइट। तो व्यापार आपको सहूलियत देता है, आपको उस लाइन में भेजता है जिसमें आप एक्सपर्ट हो। अगर व्यापार नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। तो व्यापार को खोला जाता है व्यापारिक उदारीकरण में, और मुख्य रूप से कहाँ काम होता है? आयातों के स्तर पर। अब मैं क्लियर कर चुका हूँ आपको कि व्यापार उदारीकरण में ज़्यादा ध्यान किस पर होगा? आयातों के उदारीकरण पर। अब इसके बाद आप वापस पैराग्राफ चेंज करिए, वित्तीय उदारीकरण के लिए लिखना होगा तो आप पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। वित्तीय उदारीकरण के अंतर्गत, ध्यान है ना हम कहाँ पढ़ रहे हैं, ये चल रहा था। व्यापारिक उदारीकरण समझ गया, इसके बारे में लिखना है, तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। वित्तीय उदारीकरण के अंतर्गत भारत के द्वारा अन्य राष्ट्रों के साथ किए जाने वाले वित्तीय लेनदेन या पूंजीगत लेनदेन से जुड़े प्रतिबंधों को उदारीकृत किया गया है। वर्तमान में भारत बड़ी मात्रा में एफडीआई आदि के रूप में विदेशी पूंजी आकर्षित करता है। भारत के द्वारा भी
बड़ी मात्रा में विदेशी निवेश किया जाता है। विदेशी निवेश किया जाता है। तो ये वित्त का लेन देन है, पैसा, धन का लेन देन। व्यापार धन का लेन देन नहीं होता है, वस्तु और सर्विस का लेन देन होता है। सेटलमेंट आप धन में करते हो होता है, उनके जो भुगतान होते हैं, भुगतानों को करने का जरिया धन है। और यह सारे लेन देन धन के अंदर ही है। जैसे मैं आपको रुपया उधार दूं तो क्या ये वस्तु का लेन देन है? ये प्योर रूप में धन का लेन देन है। मैंने आपको धन दिया, आप वापस मेरे को करोगे, या मैंने आपके व्यवसाय में पैसा लगाया, ये कोई वस्तुगत लेन देन है। थोड़ा समझो आप, मतलब थोड़े थोड़े जो फर्क है उनको नोटिस करो आप। व्यापार में धन का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन आधार क्या होता है? वस्तु सेवा, उसके बाद धन आता है पेमेंट्स के लिए। यहाँ वस्तु सेवा गायब है, केवल धन का आदान प्रदान हो रहा है, बस। इसी को हम क्या कहते हैं? वित्तीय लेन देन। अब ये लेन देन आपकी मर्जी से तो नहीं हो सकते हैं ना, सरकार आपको अलाउ करेगी तभी तो हो सकता है ऐसा। रतन टाटा के बारे में आपने पढ़ा हो थोड़ा बहुत तो। रतन टाटा जी कॉर्नेल यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा। और मुझे एक सौभाग्य मिला इस यूनिवर्सिटी के एक अलुमनाई को पढ़ाने का। और चिरंतन उनका नाम था, साउथ इंडियन वो है चिरंतन। और वो उन्होंने इंटरव्यू फेस किया था यूपीएससी का एक बार, और फिर ये जीएस को अच्छा करने के लिए वो एक बार मेरे से पढ़ने के लिए आए थे। तो उन्होंने बताया मुझे रतन टाटा के साथ अपने, उन्होंने कहा कि मैंने कॉर्नर पे किया। तो जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है कि क्या वाकई में कॉर्नर पे किया। तो जब उन्होंने रतन टाटा जी के साथ अपने फोटो दिखाए मुझे और भी चीज़ें बताई तो मैं समझा कि वाकई में कॉर्नर से है। तो रतन टाटा जी जब बाहर पढ़ने के लिए गए तो हमारे इंडिया से डॉलर नहीं जा सकता था बड़ी मात्रा में। छोटे मोटे ट्रैवलिंग वाली चीज़ों के लिए डॉलर ले जा सकते थे, तो ये प्रतिबंध था एक तरह से। तो रतन टाटा जी को अपनी पढ़ाई के लिए फीस देने के लिए वहाँ पर रेस्टोरेंट में काम करना पड़ा, डिपार्टमेंटल स्टोर पे काम करना पड़ा, और तब वो अपनी फीस दे पाते थे। इससे आपको क्या समझ आ रहा है कि प्रतिबंध कितने होते थे? अब आप 2.5 लाख डॉलर एक साल के बाद भेजते भी हो तो कोई सवाल नहीं करता है। तो उदारीकरण में यही सब होता है। पैराग्राफ चेंज करिए। भारत में लागू की गई आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया को मजबूती प्रदान करने के लिए कई प्रकार के अन्य सुधार भी किए गए, जैसे कि राजकोषीय सुधार, बैंकिंग सुधार, स्टॉक बाजार संबंधी सुधार, स्टॉक मार्केट तो हिंदी देवनागरी में लिखे स्टॉक बाजार संबंधी सुधार, विनिमय दर संबंधी सुधार, कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी सुधार आदि लगाइए पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज करिए। भारत में लागू की गई आर्थिक उदारीकरण की समस्त प्रक्रिया को निम्न प्रकार दिखाया जा सकता है। तो एक डायग्राम बनाते हैं। जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है वो यहाँ पर है, कोड लिखा मैंने इसमें, और जो साइड में दिख रहे हैं आपको ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं। इनको आर्थिक उदारीकरण मत बोलना, आर्थिक उदारीकरण यहाँ पर है, लेकिन इसको कामयाब करने के लिए राजकोषीय सुधार भी जरूरी है। आप कितना पढ़ते हो मुझे तो आपके बेच से कमी समझ में आया कि पढ़ने वाला बेच तो नहीं है आपका, मतलब थोड़ा मस्ती वाले मूड में रहने वाला बेच है। ऐसे बेच में 2-4 स्टूडेंट मेरे को मिले थे, बोले थे सर हम इस बेच से शिफ्ट करा रहे हैं अपने आप को।
क्योंकि इसमें पता नहीं कौन लोग आ गए हैं, तो इसकी शिफ्टिंग पे हम ध्यान दे रहे हैं कि भाई हट जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आपको गवर्नमेंट बजटिंग की क्लास में मैंने बताया था कि अगर सरकार अपने घाटे को कम नहीं करती है तो क्राउडिंग आउट हो जाएगा। प्राइवेट लोगों को जो पैसा चाहिए वो नहीं मिलेगा अगर ये नहीं करोगे आपको। ऐसे कनेक्ट हो रहा है इससे। और सारे ट्रांजेक्शन डिजिटल इंटरनेशनल बैंक्स करते हैं और बैंक्स पैसा भी देते हैं, तो अगर इनमें कोई प्रॉब्लम होगी तो ये कैसे कामयाब होगा। स्टॉक मार्केट से भी पैसा मिलता है, तो इसमें भी सुधार होने चाहिए। तो रुपए और डॉलर का जो रेट है उससे भी फर्क पड़ता है, मैं बताऊंगा आगे पढ़ाऊंगा तब। और कंपनी का गवर्नेंस भी अच्छा होना चाहिए। मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलता हूँ। थैंक यू। तो आपने किया होगा विचार इस पर, मतलब चीज़ों में फर्क भी पता रहना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या है। सबको जानना तो अलग चीज़ है, लेकिन डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि हम इसको भी उदारीकरण समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर है उदारीकरण और ये इसको समर्थन दे रहे हैं, राइट। और यहाँ पर मैं बात समझाना चाह रहा था, लेकिन मुझे जो कपिंग हो रही थी वो ज़्यादा, तो ब्रेक का टाइम भी हो गया था, तो मैंने छोड़ दिया था। कॉर्पोरेट गवर्नेंस आप पढ़ते होंगे एथिक्स के पेपर में। कंपनियों का प्रशासन होता है यहाँ पर, और कंपनियों का प्रशासन अच्छा होना चाहिए ताकि जिन लोगों ने कंपनी में पैसा लगा रखा है उनका पैसा सुरक्षित रहे और उनको सही मुनाफा मिले। इस तरह का विचार रहता है यहाँ पर। अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है किसी भी देश में तो वहाँ की कंपनियों में लोग पैसा लगाएंगे, और पैसा लगाएंगे तो उदारीकरण कामयाब होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे देश के संसाधनों का सही दोहन हो और अच्छा उत्पादन हो। तो वो अगर धन की कमी रहेगी तो हम अच्छी मशीनें और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें मिलकर इस प्रोग्राम को कामयाब करती हैं। इस तरह से आप आर्थिक उदारीकरण को समझ सकते हैं। ये आपका प्रस्तावना था। अब इसके बाद आप अगला हेडिंग लगाएंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। क्या क्या प्रभाव पड़ा है, सकारात्मक भी है नकारात्मक भी है, लेकिन हम सबसे पहले जो पॉजिटिव फर्क पड़े हैं इंडियन इकोनॉमी पर उसको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे भारत का विश्व निर्यातों में योगदान बढ़ा। आप चेंज करके 1990 में, आगे मैं बोल रहा हूँ आप लिखें, 1990 में भारत का 1990 में भारत का विश्व निर्यातों में योगदान 0.52% था। 0.52% था, जो 2014 में बढ़कर 1.7% के स्तर पर चला गया। 1.7% के स्तर पर चला गया, कोमा लगाइए। हालांकि WTO के अनुसार 2020 में विश्व निर्यातों में भारत का योगदान 1.57% रहा है। 1.57% रहा है। थोड़ा कम हो गया ये कोरोना वगैरह की वजह से, और कुछ विकसित राष्ट्र भी संरक्षणवादी नीतियों को पिछले कुछ वर्षों से अपना रहे हैं। उन सारी चीज़ों की वजह से थोड़ा डिक्लाइन है। तो हमने 2014 का जो हाईएस्ट था वो लिख दिया। काफ़ी टाइम तक 2014 के बाद में ये स्टेबल रहा, लेकिन अभी थोड़ा नीचे आ गया। साथ में अपडेट भी आपको कर दिया, राइट। तो पहला फायदा भारत को क्या मिला कि ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में हमारा रोल बढ़ा है, भूमिका बढ़ी है। ये पहला फायदा भारत को दिख रहा है। दूसरा लिखिए आर्थिक उदारीकरण के लागू होने के बाद भारत में इनवर्ड एफडीआई का स्तर बढ़ा है। जो एफडीआई होता है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके दो ऐसे विभाजन किए जाते हैं, इनवर्ड और आउटवर्ड। अगर आप भारत को लेते हैं तो इनवर्ड एफडीआई का मतलब होगा कि भारत में जो एफडीआई आ रहा है इसको हम कहेंगे इनवर्ड एफडीआई, और भारत भी बाहर एफडीआई करता है उसको हम कहते हैं आउटवर्ड एफडीआई, राइट। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, इनवर्ड एफडीआई की बात कर रहे हैं। तो आर्थिक उदारीकरण के लागू होने के बाद भारत में इनवर्ड एफडीआई का स्तर बढ़ा है, नहीं हमारे यहाँ ज़्यादा एफडीआई आने लगा है। फिर एक बार चेंज करके फिर लिखें वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021। ये रिपोर्ट कौन निकालता है, अंकटाट नाम का एक संगठन। और कभी कभी पीटी में भी सवाल पूछ लेते हैं कि ये रिपोर्ट कौन सा संगठन निकालता है। तो
तो आप अगर मेंस के लेखन में रिपोर्ट्स और उनसे जुड़ी संस्थाओं का नाम लिख रहे हो तो आपको ध्यान रहेगा, याद रहेगा, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के द्वारा 2020 में डॉलर 64 बिलियन का एफडीआई आकर्षित किया गया। यहां पर लिखिए, इस संदर्भ में भारत का दुनिया में 5वां स्थान रहा है। दुनिया में 5वां स्थान रहा है। ये तो हो गया इस तरह से, लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ट्विस्ट देने पड़ेंगे। इसमें जानबूझ के ऐसा लेसन लाना पड़ेगा जहाँ सवाल बनते हैं तो सीधे सीधे सवाल तो नहीं आते हैं। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, यह ध्यान देने योग्य है कि चीन की तुलना में भारत का एफडीआई निष्पादन का मतलब परफॉर्मेंस, चीन की तुलना में भारत का एफडीआई निष्पादन कमजोर है। पूर्ण विराम लगाइए, आगे लिखिए, इसी रिपोर्ट को लिखिए वापस। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2020 में चीन के द्वारा डॉलर 149 बिलियन का एफडीआई आकर्षित किया गया था। इस संदर्भ में अमेरिका के बाद चीन का दुनिया में दूसरा स्थान रहा है। पूर्ण विराम लगाइए। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, मेंस के सवाल बने, ऐसा घुमाव ला रहे हैं लेखन के अंदर। ये एक तरीका होता है, जैसे यूपीएससी सवाल कर सकती है कि भारत और चीन के एफडीआई के निष्पादन की तुलना कीजिए, ऐसे सवाल बनाएंगे और फिर आगे बताएगी कि पूछेगी कि भारत किस प्रकार अपने एफडीआई निष्पादन में सुधार कर सकता है। ऐसे सवाल बनते हैं, राइट। तो उन्हीं को यहाँ पर क्रिएट करने के इरादे से हम लोग ऐसा लेखन कर रहे हैं। जो भी आपने लिखा उसमें कई बातें हैं। इसमें एक लैंग्वेज ये भी आई कि अमेरिका के बाद चीन का दूसरा स्थान है दुनिया में। कई सारे बच्चे क्या होते हैं कि उसको हाँ बस लिख लिया, उनके दिमाग में आ गया कि अमेरिका नंबर 1 है और चीन दूसरे स्थान पर है, भारत 5वें स्थान पर है। उनके लिए उनका माइंड यहीं तक चल रहा है। एक दूसरा बच्चा है जो ये सोच रहा है कि अमेरिका नंबर 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका दुनिया में सबसे ज़्यादा एफडीआई मंगवाता है, तो इसका मतलब अमेरिका को भी एफडीआई की जरूरत है। आम धारणा क्या है कि एफडीआई के बारे में हम ही बोलते हैं, मतलब विकासशील राष्ट्रों को ज़्यादा इसकी जरूरत है, ऐसा महसूस होता है कि भारत को चाहिए, बांग्लादेश को चाहिए, श्रीलंका को चाहिए, ब्राजील को चाहिए, विदेशी पूंजी की जरूरत अमेरिका जैसी कंट्रीज को नहीं है। तो ये जो मैंने लैंग्वेज लिखाई, इससे क्या पता लग रहा है कि अमेरिका दुनिया में सबसे ज़्यादा एफडीआई मंगवा रहा है, ताली दो हाथ से बचती है। कोई एफडीआई अमेरिका में करना चाहता है तो उसके चाहने भर से क्या वो अमेरिका में एफडीआई कर सकता है? डू यू थिंक सो? जब तक कि वहाँ की सरकार, वहाँ की जो डिपार्टमेंट है वो अनुमति नहीं देंगे, तब तक आप ऐसे क्या कूद के चले जाएंगे? इसका मतलब वहाँ से अनुमति मिली होगी, और अनुमति उन्होंने क्यों दी? क्योंकि उनको जरूरत होगी। तो ये बात क्लियर हो जाती है कि एफडीआई की आवश्यकता तो अमेरिका को भी है। आप इंटरव्यू में चले गए और आपको घुमाने की कोशिश करी कि भारत हमेशा एफडीआई एक ही गाना गाता रहता है सुबह से शाम तक, तो आपको कहाँ तक ये बात सही लगती है? तो आप ये कह सकते हो कि सर इस पर मैं अपने विचार रखूंगा, लेकिन पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मुद्दा सिर्फ भारत का नहीं है। अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्रीज न केवल एफडीआई आकर्षित कर रहे हैं, बल्कि वो सबसे ज़्यादा आकर्षित कर। तो ये बात क्लियर हो जाती है कि ये गाना सिर्फ भारत नहीं गा रहा है, ये गाना सारी कंट्रीज गा रहे हैं, और विकसित राष्ट्रों को भी एफडीआई की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे इनको तथ्यों को आप एनालाइज करने की एक अभ्यास लेके आओ अपने अंदर। तो ये लिखा हमने कि भाई इंडिया का जो एफडीआई निष्पादन है वो चीन के समकक्ष नहीं है, उससे कमजोर है, तथ्यों को भी हमने दे दिया है। पैराग्राफ चेंज करिए और फिर लिखिए, इतना ही नहीं, ऐसे लिखें, नॉट ओनली दिस, इतना ही नहीं, कॉमा लगाइए। यह भी देखा गया है कि विदेशी निवेशक MOU, वो छोटा आना चाहिए, MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU में दिखाए गए स्तर की तुलना में वास्तविक रूप में 50% की एफडीआई करते हैं। बताऊंगा आपको, आगे लिखें। स्पष्ट है कि भारत MOU में प्रदर्शित
निवेश अभिरुचियों निवेश अभिरुचियों को वास्तविक निवेश में परिणत नहीं कर पाता है। ये यूपीएससी मेंस में आया हुआ है। आप सोचते हो ना कई बार, फिर कुछ सवाल सोल्व करवा दो, कुछ फॉर्मेट बनवा दो, पुराने पेपर ये कर दो, वो कर दो। आप ध्यान से नहीं देखते हो ना, आपके पुराने पेपर कई सारे सोल्व हो रहे हैं ये नोट्स के अंदर जो मैं क्लास में लिखवाता हूँ। अब मेरे लिखाने का तरीका ऐसा है कि वो प्रश्न लिखे हुए सामने नहीं आते हैं, मैं वो प्रश्नों को ही लेखन में डाल देता हूँ। जैसे ये आया हुआ है, क्या कारण है कि भारत एमओयू में प्रदर्शित निवेश अभिरुचियों को वास्तविक निवेश में परिणत नहीं कर पाता। वही लैंग्वेज तो मैंने आपके लेखन में डाली और 50% तो मेरी अपनी इंफॉर्मेशन है जिसको मैंने वैल्यूएट कर दिया आपकी क्लास में। सारी बात समझते हैं। एमओयू क्या होता है आपके मन में चल रहा होगा, जिसका जितना महत्व है उसको उतना ही वजन देना चाहिए। ये तो एक लेखन के अंदर आ गया, तो हमें एमओयू की डिटेल में घुसने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक छोटा सा समझौते से पहले की अवस्था होती है जिसमें मोटे रूप में दो पार्टियों के बीच में क्या सहमति बन रही है उसको मोटे रूप में लिखा जाता है। एक साधारण सा पेपर बनता है, वो एमओयू होता है। तो जैसे मैं दृष्टि के साथ ग्रुप एक एमओयू बन गया हमारे दृष्टि के बीच में। एक बार फाइनल एग्रीमेंट बनने से पहले एक छोटा एमओयू कर लेते हैं और ऐसा करके वो काम शुरू करते हैं, फिर उसको अंतिम रूप देने के लिए बड़ा एग्रीमेंट बाद में कर लेते हैं। तो विदेशी निवेशक कोई भी हो भारत जब इंडिया में आता है तो एक तो 100% अपनी कंपनी खोलना चाहता है, ऐसा भी निवेश हो सकता है, और जॉइंट वेंचर बनाना चाहे ऐसा भी हो सकता है। तो जो भी है वो लोग हमारी सरकार और सामने वाली पार्टियों के साथ एमओयू करते हैं। तो उसमें विदेशी निवेशक कह रहा है कि मैं 5 साल के पीरियड में $1000 मिलियन लेके आऊंगा, मतलब वो पेपर में बता रहा है ऐसा मेरा इरादा है। और आमतौर पर विदेशी निवेशक एक साथ पैसा नहीं लाते, वो धीरे धीरे लाते हैं, मतलब अनुमति भले ले लेते हैं लेकिन वो अनुमति लेने के बाद फिर अपने हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। तो ये देखा गया कि वो $1000 मिलियन के लिए बोलेंगे तो वो $500 मिलियन ही लेके आएंगे और फिर लाना बंद कर देंगे। ये ठीक उसी तरह से हुआ कि एक स्टूडेंट ने किसी कोचिंग में एडमिशन लिया। स्टूडेंट बड़ा समझदार था, उसने कहा कि मैं फीस इंस्टॉलमेंट में दूंगा, एडमिशन में पूरे में ले रहा हूँ, मैं 10-10 हज़ार की 10 इंस्टॉलमेंट करूंगा, 1 लाख रुपए की फीस मैं इंस्टॉलमेंट में जमा कराऊंगा। वो 5 इंस्टॉलमेंट जमा कराए और उसके बाद में वो बंद कर दिया और क्लास को भी छोड़ दिया। इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि सामने वाला इंस्टीट्यूट उसको रोक नहीं पाया, उसके इंटरेस्ट को मेंटेन नहीं कर पाया और इसलिए विड्रॉ कर गया। और इंस्टीट्यूट का मतलब उसने लगा कि अच्छा करेगा, उसको नहीं बाद में लगा कि अच्छा हो रहा है। इससे एक एग्जाम्पल है जो मैं समझाने के लिए आपसे आपको दे रहा हूँ कि किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। तो विदेशी निवेशक पहले तो सोचते हैं कि खूब भारत में पैसा लगाएंगे, लेकिन जब वो यहाँ के देखते हैं वास्तविकता को कि यहाँ की सड़कें कैसी है, यहाँ के बंदरगाह कैसे हैं, यहाँ की पावर सिस्टम क्या है, यहाँ का गवर्नेंस कैसा है, तो फिर वो सोचते हैं कि अब बहुत हो गया, इतना ही लगाएंगे और ज़्यादा लगाने से कोई हमें फायदा नहीं। तो चीन वाला जो मैटर है कि चीन की तुलना में हमारा निष्पादन कमजोर है, वो बात को अलग रख लो। और एमओयू में जो विदेशी बताते हैं उतना नहीं लाते हैं, वो बात अलग रख लो। ये दिखने में अलग है, दोनों के कारण एक ही जैसे होंगे। कि चीन की तुलना में हमारा निष्पादन कमजोर है, उसके क्या कारण है? वही कारण तो कमोबेश मतलब इस बात की व्याख्या भी कर रहे हैं कि भारत में एमओयू में दिखाए गए निवेश स्तर के अनुरूप वो निवेश वाकई में क्यों नहीं करते हैं, तो क्या भारत से ईर्ष्या रखते हैं? मतलब कोई वजह उनको दिखती होगी, वही वजह तो इस बात की वजह है कि भारत में चीन की तुलना में कम एफडीआई आता है। राइट, इसमें मैंने दोनों को जोड़ा यहाँ पर। पैराग्राफ चेंज करिए। भारत के एफडीआई निष्पादन में सुधार करने के लिए निम्न बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो देश आप लगा लो और कौन कौन सी बातें हैं जिन पर हम ध्यान दें तो ये स्थिति सुधरेगी। फर्स्ट है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। वर्ल्ड क्लास इंफ्रा को सुनिश्चित करना। दूसरा लेबर रिफॉर्म्स को लागू करना। ईओडीबी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईओडीबी का मतलब क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। वातावरण में केंद्र और राज्य सरकारों में बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना। कई बार जो है हम देखते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में समन्वय नहीं होता है एफडीआई की पॉलिसी को लेकर। केंद्र क्या कहता है, राज्य क्या कहते हैं। जैसे जो रिटेल स्टोर होते हैं जहां पर मतलब फुटकर में माल बेचा जाता है, खुदरा स्तर पर बेचा जाता है, जो आम उपभोक्ता होता है उसको जो माल बेचा जाता है, उस क्षेत्र में एफडीआई को परमिशन दिया गया था। इसको कहते हैं मल्टी ब्रांड रिटेल। तो जब ये परमिशन दिया गया था 51% एफडीआई को केंद्र ने दिया था, उस समय यूपीए की गवर्नमेंट थी। और लेकिन दिल्ली की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, कई सारी सरकारों ने, राज्य सरकारों ने तुरंत कहा कि वो विदेशी कंपनियों को अपने यहाँ सुपरमार्केट खोलने की अनुमति नहीं देंगे। तो अभी होगी प्रॉब्लम। तो ऐसे समन्वय होना चाहिए उनके बीच में।
राइट। तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रा भी होनी चाहिए। और आपको पता होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ाते समय मैंने जो प्रस्तावना आपको लिखाया था, उस प्रस्तावना का आखिरी भाग इसी चीज से बना हुआ था। और वहां पर मैंने आपको लिखाया था कि कई सर्वेक्षणों में यह पाया गया कि निवेशक निवेश करने से पहले किसी भी देश में इंफ्रा की स्थिति क्या है इस पर ध्यान देते हैं। और फिर से मैंने आपको लिखा है कि एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर अगर ज्यादा एफडीआई आकर्षित करना है तो हमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को सुनिश्चित करना पड़ेगा। आपको याद होगा, मुझे ध्यान है कि मैंने किस चैप्टर में आपको क्या पढ़ा है। पैराग्राफ चेंज करिए। भारत में उपर्युक्त वर्णित पहले दो बिंदुओं, फर्स्ट और सेकेंड, उपर्युक्त वर्णित पहले दो बिंदुओं के स्तरों पर कमी के कारण यह कहा गया है कि भारत प्राथमिक क्षेत्र से सेवा क्षेत्र की ओर सीधे छलांग लगा गया। ये एक और प्रश्न सॉल्व कर दिया आपका। प्राथमिक क्षेत्र से सेवा क्षेत्र की ओर सीधे छलांग लगा गया। पूर्ण विराम लगाइए। 2015 के मेंस में आया था कौन सा सवाल कि भारत कैसे प्राथमिक क्षेत्र से सेवा क्षेत्र की तरफ कूद गया सीधा। जैसे कि हनुमान जी श्रीलंका में चले गए, तो हनुमान जी श्रीलंका में गए, ये तो समुद्र को कूद गए पार करके, तो ये तो उनकी ताकत मानी गई। लेकिन भारत जो प्राथमिक क्षेत्र से सीधा सेवा क्षेत्र की तरफ छलांग मार गया, ये हमारी ताकत नहीं, ये हमारी कमजोरी है। तो एक अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था मतलब क्लार्क करके, उन्होंने एक सिद्धांत दिया जो फेमस हुआ क्लार्क थीसिस के नाम से। तो क्लार्क सर ने कहा कि विकास की निशानियां बताई उन्होंने। तो एक ये बताई कि एक अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक क्षेत्र यानी कि औद्योगिक क्षेत्र की तरफ ट्रांजिट करती है। राइट, पहले प्राथमिक क्षेत्र की प्रधानता होती है, लोग खेती बाड़ी करते हैं, पशुपालन करते हैं और वन आदि जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उनसे कमाते हैं, भेड़ बकरी चराते हैं, इस तरह का होता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि भेड़ बकरी खेती वन के पीछे छूट जाते हैं और किसकी भूमिका मुख्य हो जाती है, उद्योगों की भूमिका हो जाती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि सेवा क्षेत्र की तरफ अर्थव्यवस्था चली जाती है। ये नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन। भारत जो है वो सीधा ही खेती से सर्विस सेक्टर में चला गया, तो ये हमारी कमजोरी मानी गई। अब उसकी वजह क्या है कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे यहाँ लेबर को लगा दिया तो हटाना मुश्किल है। तो लोगों ने क्या सोचा कि अब या तो खेती करेंगे और नहीं तो सर्विस करेंगे, या तो खेती करेंगे नहीं तो व्यापार करेंगे, या गवर्नमेंट जॉब में चले जाएंगे, और सर्विस सेक्टर। तो ये मजबूरियों का परिणाम है। अगर ये चीज हमारी अच्छी होती तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्रियल टाइप की चीजों में भी अच्छे होते और बेस बना के आगे बढ़ते। अब इंडस्ट्री का बेस है ही नहीं, सेवा क्षेत्र में हम जा रहे हैं। और आज क्या है, भारत में सेमीकंडक्टर्स वगैरह वगैरह इन सब चीजों की कमी महसूस हो रही है ना। मैन्युफैक्चरिंग का रोल इतना नहीं बन पा रहा है देश की जीडीपी में जितना होना चाहिए। साउथ कोरिया वगैरह उधर चले जाते हो, इंप्लीमेंट में इंडस्ट्री की जो भूमिका होनी चाहिए। राइट, तो ऐसे इस चीज को मैंने लिया क्लास में। अब आप समझ लो कि कितने सारे सवाल केवल इसमें सोल्व कर दिए मैंने। अब मुद्दा ही आ जाता है कि एफडीआई क्या है, भारत को उसकी आवश्यकता क्यों है, आदि आदि बातें, तो वो भी हम इसी में लिख लेते हैं। और एफडीआई की परिभाषा मैं आपको बाद में बता दूंगा नोट लगाकर। फिलहाल आप लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। यह ध्यान देने योग्य है कि भारत के लिए एफडीआई निम्न आधारों पर जरूरी है। देश लग रही है। अब सवाल यूपीएससी भी तो पूछ सकता है कि भारत में एफडीआई की आवश्यकता क्यों है। आए हुए हैं ये प्रश्न आपके दिमाग में। तो फर्स्ट लिखिए, पूंजी निर्माण को बढ़ावा देता है। निवेश है ना, ये कल परसों की क्लास में इन्वेस्टमेंट मॉडल पढ़ाया था आपको। पूंजी निर्माण को बढ़ावा देता है, निवेश से ही पूंजी निर्माण होता है, उसके आगे फॉरेन लगाने से फर्क नहीं पड़ता है। पूंजी निर्माण को बढ़ावा देता है, सबसे पहला फायदा। दूसरा, तकनीकी ज्ञान प्रदान करता है। फ्री में मिल जाती है तकनीकी। जो निवेशक पैसा लगा रहा है वो अपनी तकनीकी तो देगा ना सामने वाले को। अपना पैसा प्रॉफिट कमाने के लिए लगा रहा है तो तकनीकी अपनी वाली बताएगा। और कई बार आपने देखा होगा कि जैसे कोई आदमी मारुति में काम कर रहा है, hyundai में काम कर रहा है, मिस्त्री है, वहाँ पे गाड़ी को ठीक करते हैं, धुलाई करते हैं, सर्विसिंग करते हैं। बाद में जाके कुछ साल बाद वो अपना सर्विस सेंटर खोल लेता है। तो क्या आपको मतलब एक छोटा एग्जाम्पल मैंने दिया कि सर्विस सेंटर पे काम करते करते वो ठीक गया तो उसने अपनी सर्विस सेंटर खोल ली। अब वो गया तो जॉब करने के लिए, लेकिन उसको इनकम भी मिली और टेक्नोलॉजी भी लेके आया और अपनी सर्विस सेंटर खोल ली उसने। तो ऐसे होता है। अब कोई नाई की दुकान पे काम कर रहा है तो हेयर कटिंग करते करते वो एक्सपर्ट हो गया, उसने अपनी दुकान खोल ली। तो बाहर की कंपनी इंडिया में आती है तो क्या लेबर भी वहां से लेकर आती है? फिर इंडिया में आने का फायदा क्या है उनको? मतलब भारत में आने की एक बहुत बड़ी वजह उनकी साइड से क्या है कि यहाँ लेबर चीपर होता है, पर्यावरण के नियम भी ढीले होते हैं। तो यहाँ पर उत्पादन करना उनको कुछ अलग कारणों से ज्यादा अच्छा लगता होगा, मतलब खासतौर से कॉस्टिंग की वजह से। अगर लेबर भी वहीं से ले आए तो फिर उनको क्या फायदा हुआ इंडिया में आके काम करने का? प्लस यहाँ मार्केट है, बड़ी जनसंख्या है, बाहर से माल भेज के यहाँ पर बेचना और शिपिंग की कॉस्ट, कस्टम्स की कॉस्ट, संरक्षणवाद से मुक्त कैसे हुआ जा सकता है? जैसे मान लो हार्ले डेविडसन संरक्षणवाद से बचना चाहे तो इसका बड़ा तरीका क्या है कि वो इंडिया में आके फैक्ट्री लगा ले। अब किस पे टैक्स लगाएगी इंडियन गवर्नमेंट? पूरी दुनिया जो है दोस्तों इस दिमाग से चल रही है। आप
जितना पढ़ोगे उतने ही थॉट्स आपके आने लगेंगे, और कुछ दिनों की बात है, एक बार ठीक से पढ़ लोगे फिर पढ़ने की ही आदत हो जाएगी आपकी, फिर आपको विचारों में मजा आएगा। अभी तो बातों में आता है, फिर विचारों की लत लग जाएगी। गाना है ना, लत लग गई मुझे, तो ये लत लगाओ आप ज्ञान की, विचारों की। इनोवेशन, इनोवेटिव, ऐसी ऐसी बातें करो कि सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाए कि ये इतनी कम उम्र में ऐसे विचार कहां से लेके आया। तो कारण आपको बताए उनकी साइड से कि वो क्यों एफडीआई करना चाहेंगे। जाहिर सी बात है कि वो हमारे लेबर को लगाएंगे, तो हमारा लेबर ये कोई आगरे की ताजमहल की तरह थोड़ी है कि भाई जिसने ताजमहल बनाया उसके हाथ पैर काट दिए और सोचा कि अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे। हिस्ट्री में ऐसा सुना मैंने कि जिन्होंने ताजमहल बनाया उनके हाथ पैर काट दिए गए। और ये बात कितनी सही और गलत है ये मेरे को नहीं मालूम है। इतिहास के साथ यही प्रॉब्लम है कि जो कैरेक्टर्स थे वो तो चले गए इस दुनिया से, बाकी उन पर किताबें लिखी हुई है, व्याख्याएं हैं, ये पता नहीं लग पाता है कि इसमें सत्यता कितनी है। जो भी है, बट यहाँ पर कोई हाथ पैर नहीं काटे जा रहे हैं, तकनीकी ज्ञान को आप रोक नहीं सकते हैं। तो ये मिलता है उससे। और क्या मिलता है? प्रबंधन, प्रबंधन और विपणन संबंधी कौशल प्राप्त होते हैं। वो मैनेजमेंट के गुण भी सिखाएंगे, मार्केटिंग के गुण भी सिखाएंगे, प्रोडक्ट को बेचना भी तो है, तो वो कला विकसित होगी आपकी। निर्यातों को बढ़ावा मिलता है। जो बाहर के निवेशक होते हैं, मल्टीनेशनल्स होते हैं एफडीआई करने वाले, उनका नेटवर्क होता है, बादशाह लिख सकते हैं। स्थायी रूप से विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ते हैं। और सवाल आ गया कि एफडीआई के औचित्य का परीक्षण करिए कि वो कितना उचित है। तो उसका परीक्षण कैसे करोगे? यही तो तरीके हैं। तो स्थायी रूप से विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ता है क्योंकि एफडीआई की जो साइज होती है वो बड़ी होती है। हाथी जो होता है वो अगर एक बार बैठ गया तो उठने में मेरे हिसाब से, मैंने हालांकि हाथी को उठते हुए नहीं देखा है, लेकिन उठता होगा तो उसको ज्यादा प्रॉब्लम होती होगी, साइज बड़ी होने पर दिक्कत होती है। तो एफडीआई की साइज बड़ी होती है, वो मैं भी इसकी परिभाषा लिखाऊंगा तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। तो एफडीआई बड़ा होने के कारण आसानी से वापस नहीं लौट पाता है, तो वो हमें स्टेबिलिटी देता है। तो हमारे यहाँ डॉलर वगैरह की जो मात्रा है वो स्थायी रूप से बढ़ जाती है। अब आप एक नोट लगाओ इसके नीचे, एफडीआई की परिभाषा लिखेंगे हम लोग। यदि कोई एक विदेशी निवेशक मेजबान राष्ट्र कौन होता है बता देंगे आपको। विदेशी निवेशक मेजबान राष्ट्र की किसी एक कंपनी की इक्विटी, कल की क्लास में भी आया था ये, किसी एक कंपनी की इक्विटी में 10% या इससे अधिक का निवेश करता है तो उसे एफडीआई कहते हैं। ये ग्लोबल परिभाषा है जो इंडिया ने 2014 में अपनाई, परवीन मायाराम कमेटी के रिकमेंडेशन। अब समझो आप इसको, एक विदेशी निवेशक, कोई एक मेजबान राष्ट्र का मतलब अंग्रेजी में होता है होस्ट कंट्री। अगर आप भारत की बात कर रहे हो, भारत में निवेश की बात कर रहे हो, तो भारत हुआ होस्ट कंट्री, राइट। तो भारत की किसी एक कंपनी में, एक विदेशी निवेशक एक कंपनी में 10% या ज्यादा का निवेश करता है। इस चीज में, इक्विटी में। पढ़ने से होगा, रामदेव जी कहते हैं करने से होगा, और मैं कहता हूं पढ़ने से होगा। किताबें तो है नहीं जिनको मैं बता सकूं कि ये पढ़ लो। आपको क्लास पर ही मुख्य रूप से निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी ने ऐसा सिलेबस बनाया कि किताब तो उसमें काम आती नहीं है। तो बताएं क्या उसमें, क्या मैंने बोला, एक विदेशी निवेशक एक भारतीय कंपनी में 10%, कम से कम 10% या अधिक को आप कैसे बोल सकते हो, कम से कम 10% ऐसे भी तो बोल सकते हो। इक्विटी में 10% या इससे अधिक का निवेश करता है तो उसे एफडीआई कहते हैं। एक आदमी एक कंपनी, सबसे पहले तो ये समझो, एक एक में, जब आप एक में, जब आपका ध्यान एक में लगता है, मैं तो यूपीएससी ही करूंगा, तो आपको नहीं लगता है कि आप अपने जीवन को यूपीएससी से जोड़ के देख रहे हैं। आपकी टेम्पररी अप्रोच नहीं है, आपकी अप्रोच है दीर्घकालिक, लंबे समय के हिसाब से देख रहे हैं। एक आदमी एक में मन कब लगाता है, जब आप शादी करते हो तो एक में जा रहे हो ना, कोई एक महिला को पसंद कर रहे हो आप। ऐसे एग्जाम्पल आते होंगे तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा, ये तो मेरे को मालूम है, लेकिन मेरी एक रेंज है कि मैं अपनी रेंज को तोड़ता नहीं हूँ, इसलिए मुझे लगता तो अच्छा नहीं है। लेकिन ऐसा कहा भी जाता है कि एफडीआई इज लाइक डूइंग मैरिज विद अ गर्ल, या गर्ल की बात करें तो बॉय, शादी करने जैसा होता है एफडीआई, क्योंकि आप किसी एक को चुनते हो अपनी जिंदगी में।
तो पूरी जिंदगी को उस महिला या पुरुष के साथ देखते हो आप। इस तरह से है ये, ठीक है। तो एक आदमी एक को पसंद कर रहा है, एक निवेशक एक ही कंपनी को चुन रहा है, पहली चीज। और 10% ग्लोबल लेवल पे मतलब हजारों करोड़ की कंपनियों में एफडीआई होता है, छोटी मोटी में नहीं होता है। अब मान लो मतलब 10,000 करोड़ की कंपनी है कोई, तब उसमें 10% का मतलब समझ रहे हो आप, 1,000 करोड़ रुपए कम से कम लगाने हैं, 1,000 करोड़ एक में लगाने हैं, वो भी 10% के हिसाब से चलते हो आप। अभी परिभाषा 10% की, ऐसे देखा जाए अगर मैं विदेशी निवेशक हूं तो मैं 10% नहीं लगाऊंगा दोस्तों, मैं कम से कम 26% लगाऊंगा। अब ये गणित भी आपको समझनी पड़ेगी। आपने एफडीआई की सीमाएं देखी होगी, आपको कैसी दिखती है वो, 26% ज्यादातर दिखेगी, फिर आपको 49% दिखेगी, फिर आपको 51% दिखेगी, फिर आपको 74% दिखेगी, फिर आपको 100% दिखेगी। कभी आपने विचार किया कि ऐसी सीमाएं क्यों होती है? ये भी एवर थॉट नहीं सोचा है? तो आज मैं बताने वाला हूं आपको कि इसका मतलब क्या है। 10 ये कंपनियां जो होती है ये दोनों कैसी होती है, आप मतलब अगर दृष्टि कंपनी है, जहां तक मैं सोचता हूँ वीडीके वेंचर्स, एजू वेंचर, ऐसा कुछ नाम है इस कंपनी, और कंपनियां भी अलग अलग तरह की होती है, प्राइवेट पब्लिक भी होती है। डेमोक्रेसी का परफेक्ट एग्जांपल है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनियों में कई लोग मेंबर्स होते हैं, जैसे कि विप्रो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, मतलब जिनका शेयर मार्केट में नाम देखते हो आप, वो सब पब्लिक कंपनियां होती है। पब्लिक इन द सेंस की उसका मेंबर कोई भी बन सकता है। ये कंपनियां जितनी भी होती है पब्लिक वाली, तो जैसे मेरे पास विप्रो के शेयर्स हैं, मेरे पास जोमेटो के शेयर्स हैं, मेरे पास सिप्ला के शेयर्स हैं, मेरे पास पावर ग्रिड के शेयर्स हैं मेरे पास। मतलब मैं अपनी बता रहा हूँ, ये अपने बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं अपना एक सामने रखकर एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास, जैसे मैंने बताया आपको, हर आदमी आजकल करता है निवेश, थोड़ा बहुत लोग करते हैं। मेरा करना जरूरी इसलिए होता है कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, तो मुझे अगर मैं खुद निवेश करूंगा तो मुझे ज्यादा समझ आएगा स्टॉक मार्केट या अन्य चीजें, तो वो मेरी क्लास में बताने में मुझे आसानी होती है। तो क्या है कि जब भी कभी जैसे विप्रो है तो वो उसमें कई लोग मेंबर्स हैं, मैं भी हूँ एक तरह से। तो जब भी कोई बात होती है, कोई निर्णय होता है, तो वो हमें मेल करते हैं, कहते हैं कि भाई इस निर्णय पर वोट गिरेंगे, यानी आपको वोट कास्ट करना है तो आप कर सकते हो, फलानी डेट है, इलेक्ट्रॉनिकली कास्ट कर सकते हो, मुंबई में आने की जरूरत नहीं है। विप्रो प्रॉफिट कमाती है तो वो भी भेजती है हमें, मतलब और निर्णय लेने में डेमोक्रेसी की तरह काम करती है। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस विप्रो का बहुत अच्छा है। ये ठीक उसी तरह से बात की, डेमोक्रेसी में आप एक सरकार बनाते हो और वो देश को चलाती है, वैसे ही यहाँ पर एक निदेशक मंडल होता है और एक प्रबंधन मंडल होता है, वो कंपनियां चलाते हैं, निर्णय लेते हैं, ठीक है। अब आगे सुनो आप, तो जो भी डिसीजन होता है तो उसमें आपका जो महत्व होता है वो अलग अलग लेवल पर डिपेंड करता है कि आपके पास उस कंपनी के शेयर्स कितने हैं। अगर आपके पास 10% शेयर है तो आपको 1/10 के मताधिकार मिलेंगे, 1/10 के। तो उसमें आपको केवल एक शक्ति मिलती है कि आप निदेशक मंडल की बैठक बुला सकते हो, क्योंकि 10% में कोरम की शक्ति होती है। 10% अगर इकट्ठा हो जाता है तो बैठक बुलाई जा सकती है। तो एक ही आदमी के पास 10% है तो वो बैठक आमंत्रित कर सकता है, उसके होने से ही कोरम पूरा हो जाता है। लेकिन फायदा कुछ नहीं है, कोरम होने से क्या फायदा है आपको? अगला जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो होता है 26%। ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि कुछ प्रस्ताव ऐसे होते हैं, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, कुछ प्रस्ताव ऐसे होते हैं जिनमें 75% मताधिकार चाहिए, 75%। जैसे मान लो कंपनी का नाम ही बदलना हो, तो महत्वपूर्ण प्रस्ताव होते हैं, इनमें 75% के बहुमत पर प्रस्ताव पास होना चाहिए, ठीक है। ध्यान से सुनते रहिए। अगर मेरे पास 26% है तो बाकी के पास 74% ही होंगे, तो ये लोग सब मिल भी जाए तो वो प्रस्ताव पास नहीं करा सकते जब तक कि मेरे को नहीं बुला ले, क्योंकि 75 नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 26 मेरे पास है। इससे सबसे अच्छी जो लिमिट नेक्स्ट आती है 10 के बाद, वो ये वाली आती है। हालांकि यहाँ बहुमत नहीं है इसके पास, लेकिन खास मामले में तो ये आदमी को पूछना पड़ेगा। तो अब मेरी जगह विदेशी निवेशक को डाल दो, विदेशी निवेशक भारत में निवेश करेगा तो कम से कम ये यहाँ पर करेगा, इससे नीचे वो नहीं करना चाहेगा, क्योंकि फिर उसको अधिकार नहीं मिलता कोई भी। तो 26% एक प्रैक्टिकल लिमिट है, तो कम से कम इतना तो लगाएगा। 49% और इसमें पावर को लेकर फर्क नहीं आता है, बस इतना ही है कि ज्यादा लगा दोगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा, इतना ही है। अगला इंपोर्टेंट आता है 51%। तो वैसे जोड़ियां बना देते हैं यहाँ पर, इधर 49 है तो यहाँ 51% होगा, इधर 51 है तो यहाँ 49% होगा, इधर 26% होगा, और 0% हो जाएगा। अब विदेशी व्यक्ति कम से कम इसको पसंद करेगा, एक अगला जो उसका पसंद करेगा होगा ये, राइट। और 51 और 74 तो बराबर सही है, तो उसके आगे 100% इनको पसंद करेगा। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम 26 लगाएगा। अब आप बता दो कि 10,000 करोड़ की कंपनी का 26% कितना बनेगा? गणित की सरलता के लिए मतलब 26% 2,600 करोड़ रुपए हो गए। 2,600 करोड़ रुपए एक में लगाना, तो जब उसको निकलना होगा तो निकलेगा कैसे? अपना हिस्सा बेचना पड़ेगा, इतने बड़े बायर मिलेंगे नहीं। इसलिए एफडीआई क्या होता है, स्टेबल हो जाता है, स्थिर हो जाता है। आप अगर कोई 10 करोड़ के घर में रहते हो, 10 करोड़ का घर है आपका, तो 10 करोड़ का घर लेना तो बहुत आसान है। मतलब आपका अगर पैसा है आपके पास तो आप ले लो, बैंक से फाइनेंस करा लो। लेकिन जिस दिन आप बेचोगे तो आपका पैसा आपका साथ नहीं देगा, खरीदार होना चाहिए। 10 करोड़ का घर बेचने में 10 साल लग सकते हैं आपको, क्योंकि इतना पैसा एक आदमी देने वाला आपको आसानी से मिलेगा नहीं। वहीं मतलब 50-50 लाख के 20 घर हों तो थोड़ी संभावना बन सकती है। ऐसे आप इस चीज को समझो। तो एफडीआई की साइज बड़ी क्यों होती है ये मैंने आपको समझाया। और बाकी तो दोस्तों अब पैराग्राफ चेंज करो और फिर लिखो। ये ध्यान देने योग्य है कि एफडीआई स्टेबल लॉन्ग टर्म, मतलब आगे की सोच रख के आता है, स्टेबल लॉन्ग टर्म एंड नॉन रिवर्सिबल होता है। नॉन रिवर्सिबल, रिवर्स नहीं करता है, नॉन रिवर्सिबल होता है। आगे लिखिए, इस प्रकार यह होस्ट कंट्री के लिए अच्छा माना जाता है, यानी कि मेजबान राष्ट्र के लिए अच्छा माना जाता है।
एक दूसरा और निवेश होता है जिसको विदेशी पोर्टफोलियो निवेश है, वो मैं अगली क्लास में बताऊंगा आपको। वो तो खतरनाक होता है और ये अच्छा वाला होता है। वो एक में नहीं होता है, जहाँ पोर्टफोलियो शब्द बोलते हो आप, तो आप कई में फैला देते हो पैसे को, कई कंपनी में फैला देते हो। ये स्टॉक मार्केट की रूट से होता है। आपने देखा होगा कि अभी कुछ टाइम से विदेशी निवेशक भारत में खरीदारी कर रहे हैं। आज का किस्सा आप हटा दें, क्योंकि कल अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने कहा है कि वो ब्याज दरों को थोड़ा तेज गति से बढ़ाएगा, तो इसका थोड़ा सा असर पड़ा है। तो ये सब चीजें तो आपको सीखनी पड़ेगी और इसी क्लास में आएगी। मैं सोचता हूँ कि जो टॉपिक अभी हमारा चल रहा है इसमें मैं उसको करूंगा, लेकिन आपको काफी गंभीरता दिखानी है दोस्तों, और उसके साथ ही ये चीजें समझ आएगी, नहीं तो सब कुछ बाउंस कर जाएगा। और जब सब कुछ बाउंस कर जाएगा तो आप भी यूपीएससी से बाउंस कर जाओगे, तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा किसी को भी। तो फायदा जिसमें है वो काम हमें करना चाहिए। तो आज मैं इतना पढ़ाऊंगा आपको, कल की क्लास में मुलाकात करता हूँ। शुक्रिया, शुभ संध्या, शुभ रात्रि। थैंक यू वेरी मच। उस पर लगे प्रतिबंधों को ढीला करने की कोशिश करिए। प्रशुल्क बाधाएं होती है, एक गैर प्रशुल्क बाधाएं होती है। ये दोनों प्रकार की बाधाओं को हमने या तो खत्म किया है या काफी कम कर दिया है, ताकि खुलकर व्यापार हो सके अन्य रास्तों के साथ। और कल की क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि व्यापार किस तरह से अच्छा होता है, हल्का सा एक झलक हमने इसकी देखी थी। और दूसरा मैंने आपको ये भी समझाया कि मतलब निर्यात को वो रोके, अगर वो रोकता है तो आयातों को रोकता है। इसमें मैंने आपको बताया कि कैसे बाहर से चीन वगैरह से माल सस्ता आता है तो प्रशुल्क लगाने की कोशिश की जाती है, ताकि हमारे घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्राप्त हो। तो व्यापार उदारीकरण का जो ज्यादा बड़ा अर्थ है वो आयात उदारीकरण के रूप में है। ऐसी कुछ बातें हम लोग कल कर रहे थे। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि वित्तीय उदारीकरण भी होता है, जिसमें बाहर से जो पैसा आता है या हम लोग जो बाहर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इस पर जो कंट्रोल होते हैं इनको हटाया जाता है, इसको वित्तीय उदारीकरण बोलते हैं। बाकी कई तरह के दूसरे सुधार भी भारत ने किए, जैसे कि राजकोषीय सुधार, बैंकिंग सुधार, स्टॉक मार्केट संबंधी सुधार, विनिमय दर संबंधी सुधार, कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी सुधार, ऐसे कई सारे सुधार किए ताकि इनको आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया को बल मिल सके। राइट, उदारीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इसमें हम लोग लास्ट में एफडीआई के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और ये एफडीआई भी कौन सा वाला, जो भारत के अंदर आता है। और उसमें हमने ये समझने की कोशिश की कि चीन की तुलना में हाई क्यों होती है। तो पिछले वाली क्लास में हम पॉइंट नंबर 2 पे चल रहे थे, उदाहरण बढ़ा। फिर हमने एफडीआई, इनवर्ड एफडीआई के बारे में बात की। और अब तीसरा पॉइंट लिखिए, आर्थिक उदारीकरण भारत के द्वारा विदेशों में ना। मैंने 2 प्रकार के एफडीआई आपको बताए, इनवर्ड और आउटवर्ड। हमारी कंपनियां बाहर करती है तो इसको आउटवर्ड एफडीआई कहते हैं। राइट, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, आउटवर्ड एफडीआई के माध्यम से हिंडाल्को, जैसे कि हिंडाल्को, टाटा स्टील, ओएनजीसी एक्सेट्रा, आउटवर्ड एफडीआई के माध्यम से भारतीय कंपनियों, जैसे कि इनके नाम लिखे हमने, द्वारा कई विदेशी कंपनियों फिर आप लिखोगे राइट, पैराग्राफ चेंज करके फिर आप लिखोगे ओएनजीसी तेल और गैस की कई परियोजनाओं का तेल और गैस की कई परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इससे भारत को, राइट, भारत खुद भी एफडीआई करता है बाहर के कंट्रीज में। राइट, खुद भी एफडीआई करता है। और एफडीआई कर करके क्या कर रहा है, भारत बाहर की कंपनियों को खरीद रहा है, एक्विजिशन कर रहा है। इससे भारत का एक तरह से प्रतिष्ठा बढ़ रही है, और प्लस एनर्जी सिक्योरिटी जैसी चीजें भी इंडिया को प्राप्त हो रही है। तो ये उदारीकरण का एक प्रभाव है, क्योंकि हमारी देश की कंपनियां बाहर एफडीआई तभी कर सकती है जब हमारी सरकार उनको छूट दे। और उदारीकरण क्या है, एक छूट है। तो ये भी एक एडवांटेज हमें मिल रहा है। राइट, तो ये बिंदु नंबर 3 था। आइए बिंदु नंबर 4 पे अब एक बार वेरीफाई कर लीजिए इसको। ये पॉइंट नंबर 3 है जिसके अंदर हम लोग लिख रहे थे। तो 4th में आइए, भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, तो किया मैं लिख लेता हूं, उसके बाद लिखिए भारत में एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसे मैं हिंदी कर दे रहा हूं पीछे। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश
तो वैसे यूपीएससी पूछेगा ना कि भारत में इस निवेश की आवश्यकता पर टिप्पणी करें। एक होता है एफडीआई, एक होता है पीपीआई। तो इसका अर्थ क्या होता है हम नीचे देखेंगे। पहले इसकी आवश्यकता को समझ लेते हैं। तो फर्स्ट लिखिए, वित्त बाजार में तरलता के स्तर को बढ़ाता है। घरेलू निवेशकों को अपने निवेश से तो ये जो निवेश होता है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, नीचे मैं इसका अर्थ बताऊंगा। फिलहाल ये ऐसा निवेश है जो मुख्य रूप से स्टॉक मार्केट से मतलब स्टॉक मार्केट में प्रवेश करता है और एक कंपनी में लगने के बजाय कई कंपनी में लगता है। कल की क्लास में हमने देखा कि एफडीआई की जो स्थिति है वो मैंने आपको बताई कि एक निवेशक एक कंपनी में 10% या इससे अधिक का निवेश करता है उसकी शेयर्स में, उसकी इक्विटी में। एक निवेशक एक में मतलब कम से कम इतना करेगा। बाकी कल मैंने अलग अलग तरीकों से आपको बताया कि विदेशी कम से कम नहीं तो 26% निवेश करेगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। तो 26% एक कंपनी में लगाना भी बहुत मुश्किल काम होता है। लॉन्ग टर्म सोच होगी हमारे मन में तो ही हमेशा कर सकते हैं। तो जो एफडीआई हमने कल पढ़ा उससे उल्टा है ये, इसमें एक में नहीं लगता है, कई सारी कंपनी में लगाते हैं। और उसका तरीका ये होता है कि स्टॉक मार्केट में जब बाजार चलता है, स्टॉक मार्केट जब चलता है तब आप उसमें पैसा लगा के अलग अलग कंपनी के खरीद सकते हैं। तो फिलहाल आप दिमाग में ये बना के चलो कि जो विदेशी निवेश स्टॉक मार्केट के रूप से मुख्य रूप से आता है उसको हम विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कहते हैं। तो उसका पहला फायदा क्या है कि वित्त बाजार या स्टॉक मार्केट में वो तरलता के स्तर को बढ़ाता है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वो लोग पैसा लेके आते हैं, मार्केट में तरलता आ जाती है। और जो हमारे यहाँ के निवेशक है वो अपने निवेश से अगर निकलना चाहें तो अच्छी कीमत पे एग्जिट कर सकते हैं क्योंकि वो खरीद रहे हैं। और दोस्तों निवेश में एग्जिट होना भी जरूरी होता है। चाहे महल सोने का हो, लेकिन अगर महल से निकला नहीं जा सकता है तो कोई महल के अंदर जाना नहीं चाहेगा, चाहे भले उसमें सोना हो या वो सोने का बना हुआ हो। ऐसा महल जिसमें प्रवेश द्वार तो है लेकिन निकल नहीं सकते और प्रवेश द्वार से वापस नहीं बाहर आ सकते, तो कौन आदमी महल में जाना चाहेगा अपने आप को फंसाने के लिए? कोई नहीं जाएगा। तो भले अच्छी इनकम हो या कुछ भी हो, बट बाहर निकलने का रास्ता भी होना चाहिए। तो ये निवेश बाहर निकलने का मौका देता है, क्योंकि जब हम निकलना चाहते हैं तो ये खरीद लेता है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंस है इसका। व्यापार घाटे के वित्तीय में मदद करता है। वित्तीय अब आपने उदारीकरण, अभी हम उदारीकरण की क्लास पढ़ रहे हैं, थोड़ा समझो आप। मैंने आपको बताया कि व्यापार उदारीकरण का मतलब क्या है, कल की क्लास याद करें। व्यापार उदारीकरण का सीधा सीधा मतलब क्या है? आयात उदारीकरण। आयातों को ढीला किया जाता है क्योंकि प्रतिबंध यहाँ ज्यादा लगते हैं। जब आप आयात उदारीकरण करोगे उसका परिणाम क्या होगा? आयात बढ़ जाएंगे। इतना बढ़िया है ये सीक्वेंस। आयात बढ़ेंगे तो क्या होगा? व्यापार घाटा बढ़ेगा। तो ये घाटे को पूरा करने के लिए, यानी कि आपकी आयात ज्यादा हो रही है, निर्यात कम है, व्यापार घटा आ रहा है, डॉलर कहां से लेके आओगे? तो एक तरीका हमारे पास ये होता है कि हम एक संस्था का नाम आपने सुना होगा जिसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं, हम लोग आईएमएफ बोलते हैं। एक तरीका ये कि आप मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आईएमएफ, लिख देता हूँ इसमें। इससे उधार ले सकते हो। एक तरीका ये हो सकता है कि आप आईएमएफ से उधार लेके व्यापार घाटे को कवर कर लो, राइट। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? शर्तें लगाता है। ये बहुत शर्तें लगाता है। उन शर्तों को बोला जाता है कंडीशनलिटीज। जब भी आप आईएमएफ के पास जाओगे ये शर्तें लगाएगा आपके ऊपर। घाटा ज्यादा नहीं होना चाहिए, फलाना सुधार होने चाहिए। तो आपकी जो समाज है, आपकी जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन हो सकता है वो इस बात को अलाउ नहीं करती हो। हमें गरीबों की मदद करनी हो, या लोगों को भोजन देना हो, उन्हें रोजगार देना हो, गरीबी दूर करनी हो, अच्छा पानी उपलब्ध कराना हो, चिकित्सा उपलब्ध करानी हो, तो खर्चा करना पड़ेगा। राजकोष में घाटा आएगा तो आएगा। लेकिन आप इससे कर्ज लेते हो आईएमएफ से, तो वो ये शर्त लगा देता है कि घाटे को कम करना है। तो आपकी जो घरेलू नीतियां हैं उसका जो निर्माण आप करते हो, उस निर्माण में जो आजादी आपको मिलनी चाहिए वो ये कॉम्प्रोमाइज कर देता है। इसका मतलब हमारे लिए ये तरीका लंबे समय के लिए सही नहीं होगा। और आयात भी हमें करना है क्योंकि हम उदारीकरण कर रहे हैं। तब पैसा आएगा कहां से? तो आइए इधर। तो ये जो व्यापार घाटा है इसके वित्तीय में कौन मदद कर रहा है? विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। तो ये व्यापार घाटे की फाइनेंसिंग के लिए हम लोग क्या लेके आएंगे? विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। एक तरह से
ये जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश है एफपीआई, इससे ये व्यापार घाटा कवर हो जाएगा। तो इसकी एक भूमिका क्या बन रही है कि ये व्यापार घाटे के फाइनेंसिंग में मदद कर रहा है, इसलिए तो लिखा है ये। सारी बात समझ में, समझना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। अब आइए तीसरा फायदा, वित्त बाजारों में सुधारों के लिए दबाव बनाता है, जो कि एक अच्छी चीज है। परिणाम देखो ना, दबाव को बना रहा हो ठीक है, परिणाम क्या, सुधार है। तो दबाव से सुधार हो रहे हो, लेकिन सुधार तो अच्छे ही होते हैं हमेशा। तो ये किस तरह से वित्त बाजारों में, वित्त बाजार यानी आप स्टॉक मार्केट पर ज्यादा फोकस है। स्टॉक मार्केट आपके यहाँ इलेक्ट्रॉनिक होने चाहिए। पहले क्या होता था, इलेक्ट्रॉनिक नहीं होते थे, भौतिक टाइप के मार्केट होते थे। जैसे आप मंडियों के बारे में सोचे थोड़ा, जो सब्जी मंडियां होती है, कृषि मंडियां होती है, वहां जाओगे तो आपको शोरगुल नजर आएगा। लोग कहेंगे टमाटर 35, चलो छोड़ने के बाद 30। अगर विदेशी गलती से ऐसी मंडियों में चला गया तो वो तो घबरा कर भाग जाएगा वहां से कि ये किस तरह की मार्केटिंग है। तो पहले स्टॉक मार्केट भी इंडिया का ऐसे चलता था, लेकिन अब क्या, आप एक फोन पे लेन देन कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेन देन होता है, इलेक्ट्रॉनिक लेन देन होता है, उसमें ट्रांसपेरेंसी भी होती है, सामने साफ रेटें नजर आती है, आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको बेचना खरीदना है। पहले बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो जिस देश में वित्त बाजार अच्छे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक होंगे, वहां निवेश जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी राष्ट्र को निवेश आकर्षित करना है तो उसको वित्त बाजार में सुधार करना पड़ेगा। नियामक संस्थान होते हैं, जैसे भारत के मार्केट का नियामक संस्थान कौन है, सेबी है, तो वो पावरफुल होना चाहिए। हमने देखा कि भारत में हमने सेबी की शक्तियों में काफी चेंज की, उसको पावरफुल बनाया। ऐसे हम सुधार करते रहते हैं, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये लोग होते हैं, क्योंकि ये अगर आपको इनको आकर्षित करना तो आपको सुधार करके दिखाना पड़ेगा, नहीं तो अन्य कंट्रीज में चले जाएंगे। तो ये भी एक बेनिफिट है। चौथा लिखें, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सुधारों के लिए दबाव बनाता है। ये निवेश उन्हीं कंपनियों में होता है जिनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा होता है। तो ऑटोमेटिक कंपनी पे दबाव बनता है। यदि उन्हें ये निवेश चाहिए, ज्यादा मात्रा में चाहिए, तो उन्हें अपना संचालन प्रशासन सुधारना पड़ेगा, तभी वो लोग पैसा लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर आप एफपीआई की आवश्यकता को समझ सकते हो। तो यहाँ पे लास्ट में आदि लगा दीजिए। इस प्रकार से ये कुछ लाभ हैं जिनको आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एफपीआई की वजह से। एक नोट लगाइए नीचे, विदेशी निवेश को जरा मेजबान राष्ट्र में किया जाने वाला ऐसा निवेश जो उन्हें निवेशित संस्थाओं में नियंत्रणकारी शक्ति नहीं देता है। नियंत्रणकारी शक्ति नहीं देता है। एफपीआई कहलाता है। कंट्रोलिंग पावर नहीं आता है इसमें। कोई भी निवेशक जिस भी कंपनी वगैरह में निवेश कर रहा है तो उसमें कंट्रोलिंग पावर उसको नहीं मिलेगा। ये इस तरह का निवेश है। फिर आप चेंज करके लिखिए, यह निवेश इक्विटी, सरकारी बॉन्ड, निजी कंपनियों के बॉन्ड, ऋण पत्र, ट्रेजरी बिल, आदि में किया जा सकता है। यह मुख्य रूप से शेयर बाजार से प्रवेश करता है।
तो एक तो इसकी खासियत क्या होती है कि नियंत्रणकारी शक्ति नहीं देता है, और ये किसी में भी हो सकता है। एफडीआई केवल इक्विटी में होता है, सरकारी बॉन्ड में हो सकता है, निजी कंपनियों के बॉन्ड में हो सकता है, एक ऋण पत्र होते हैं उनमें हो सकता है, ट्रेजरी बिलों में हो सकता है। सब पढ़ेंगे हम लोग टाइम आने पर, यानी कि जब पीटी की क्लास चलेगी तब मैं आपको इन चीज़ों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो ये विदेशी पोर्टफोलियो निवेश है, और इसमें एक आदमी क्या करता है, पैसे को फैला के रखता है, एक में नहीं लगाता है। ये खासियत होती है इसकी। पैराग्राफ चेंज करके फिर लिखिए, यह निवेश वोलेटाइल एंड रिवर्सिबल होता है, मतलब उतार चढ़ाव वाला होता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं आता है, शॉर्ट टर्म का फायदा उठाने के इरादे से रहता है। तो थोड़ी सी भी किसी कंपनी के शेयर की रेट बढ़ जाएगी तो उसको, मतलब गिर जाएगी, तो अगर देखेगा कि अच्छा शेयर है तो उसको खरीद ले, बढ़ने पर बेच देगा, फिर खरीद लेगा, बेच देगा, और जब चाहे तब वापस लौट जाता है। अभी अखबार में आप पढ़ रहे होंगे, तो अब ये विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक थोड़ी खरीदारी करने लगे, वरना तो ये लोग बेच बेच के जा रहे थे इंडिया से। तो रिवर्स हो जाता है ये। एफडीआई को बेच के जाना बहुत मुश्किल है। कल की क्लास में मैंने आपको कहा कि आप छोटे छोटे मकान ले लेते हो तो उनको निकालना आसान है, लेकिन 10 करोड़ का एक मकान, तो उसको बेचना मुश्किल है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कई कंपनी में होता है, तो उनके शेयर्स को बेचना उतना कठिन नहीं होता है। तो ये एक चीज़ हुई। तो 4 पॉइंट्स हम लोगों ने लिखने हैं, शायद एक बार और कंफर्म कर लेते हैं हम लोग। 4 पॉइंट्स तक हम लोग लिख चुके हैं, अब 5वां लिखिए। देखिए, आर्थिक उदारीकरण के लागू होने के बाद भारत के निर्यातों में संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज होती है कि स्ट्रक्चरल शिफ्ट होता है, कंपोजिशनल शिफ्ट होता है। लिखते फिर समझाऊंगा आपको। यहां से लिखिए, वर्तमान में भारत पेट्रोलियम उत्पादों, दवाओं, इंजीनियरिंग वस्तुओं आदि का बड़ी मात्रा में निर्यात करता है। इसके अलावा भारत प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स के क्षेत्र में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। क्या होते हैं प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स? जैसे अफगानिस्तान है, वहां पे सड़क बनानी है, तो हमारे देश की कंपनी लार्सन एंड टुब्रो को ये प्रोजेक्ट मिल गया और वो अफगानिस्तान में सड़क बना रही है। इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं उनको प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट के दायरे में रखा जाता है। चाहे वहाँ पे कोई कॉलोनी बसानी हो, डैम बनाना हो, कोई पावर प्लांट लगाना हो, इस तरह की कोई भी प्रोजेक्ट जो है, तो इंडिया इसमें भी अच्छा काम कर रहा है। तो एक आर्थिक सर्वेक्षण में पूरे बॉक्स में इनको दिखाया गया कि भारत प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स में कितना बड़ा काम कर रहा है। तो ये सब भारत के गैर पारंपरिक निर्यातों में शामिल मान सकते हो। आगे लिख लो आप इसमें, ये सभी निर्यात भारत के गैर पारंपरिक निर्यात है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, वर्तमान में भारत विनिर्मित वस्तुओं अंग्रेजी में इनको कहते हैं मैन्युफैक्चर गुड्स। वर्तमान में भारत विनिर्मित वस्तुओं का सर्वाधिक निर्यात करता है। इस प्रकार भारत के निर्यातों में एक बड़ा संरचनात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। एक रिसर्च कहता है कि अगर आपके एक्सपोर्ट के आइटम्स बदल रहे हैं, डाइवर्सिफाइड है, और आपकी मार्केट भी डाइवर्सिफाइड है, ऐसा नहीं कि एक ही तरफ आप ज्यादा निर्यात किए जा रहे हो, डाइवर्सिफाइड मार्केट्स हो और डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स हो, तो ग्लोबल मंदियां, वैश्विक मंदियां उस राष्ट्र के ऊपर ज्यादा असर नहीं डाल सकती है, ये रिसर्च कहता है। उस लिहाज से एक अच्छी चीज है। और पहले कभी भारत चाय, मसाले, कहवा, ये इस तरह की चीजें, आयरन और मतलब प्राथमिक प्रकार की चीजों का ज्यादा निर्यात करता था। अभी भी है उनके निर्यात, लेकिन अब भारत धीरे धीरे किस पर आ रहा है? मैन्युफैक्चर गुड्स पर आ रहा है। तो मैन्युफैक्चर गुड्स फैक्ट्री में तैयार होते हैं, और एक ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को दिखाता है, हमारी पावर को दिखाता है। तो ये भी आर्थिक उदारीकरण की वजह से संभव हुआ। तो एक चेंज आप ये दिखा सकते हो। तो 5 पॉइंट्स हम लोग लिख चुके हैं। अब 6 पे आइए। भारत के विदेशी मुद्रा भंडारों में
भारत के विदेशी मुद्रा भंडारों में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार $640 बिलियन $640 बिलियन के आसपास रहते हैं। और लगभग 15 महीनों का इंपोर्ट कवर उपलब्ध करवाते हैं। 1991 ये विदेशी मुद्रा भंडार केवल 7 दिन का इंपोर्ट कवर, 7 दिन का ही इंपोर्ट कवर उपलब्ध करवा रहे थे। और ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कैसे विषय को घुमाता है, चीजों को ले आता है, अपने हिसाब से परीक्षा की बातें भी हो जाती है। आई थिंक 2016 की पीटी में इसका सवाल आया था। इंपोर्ट कवर एक शब्द है जो आए दिन अखबारों में देखने को मिलता है, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ है? ऐसा एक सवाल आया था। इंपोर्ट कवर जो कि एक शब्द है, अखबारों में पढ़ने को मिलता है। कोई कह रहा सर हम तो अखबार पढ़ते ही नहीं पढ़ते हैं, तो फिर ये नहीं हो पाएगा, ऐसे प्रश्न आएंगे तो नहीं कर पाऊंगा। तो हिंदी माध्यम के बच्चों के साथ यही दिक्कत है कि उन्होंने माध्यम हिंदी इसलिए ले रखा है कि उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश उनको नहीं आती है। ये सही तरीका नहीं है। आपने हिंदी माध्यम इसलिए लिया है कि आप हिंदी में ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं, उसमें आपको आसानी होती है संवाद करने में, लेकिन अंग्रेजी भी आपकी कमजोर नहीं है। ऐसा सोच के जो चल रहा है यूपीएससी में, उसी का चयन होना है। अब हिंदी के अखबार पढ़ते हो या मटेरियल पढ़ते हो, ट्रांसलेटेड पढ़ते हो, उनका क्या भरोसा कि वो ये वर्ड देंगे कि नहीं देंगे? अगर उनको हिंदी नहीं सूझ रही है तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, या ऐसा हिंदी कर दिया कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या मतलब है इसका? जो विदेशी मुद्रा भंडार होते हैं उनको रखने की क्या जरूरत है? हमारे देश में इतनी करेंसी है, हम इतना परेशान क्यों है डॉलर के लिए, बाहर की मुद्राओं के लिए? हम इतने क्रेजी है। मतलब एक पिक्चर है ना, धूम करके पिक्चर आया था, धूम 3, 2 क्या नाम था उसका, जिसमें बोला क्रेजी हुआ रहे। तो ये डॉलर के लिए क्रेजी हुआ रहे, क्या है डॉलर में ऐसा? विदेशी मुद्रा भंडार कंट्री क्यों रखता है? तो उसका बेसिक पर्पज होता है कि भाई हम निर्बाध रूप से व्यापार करते रहे। वैसे तो हमारी कोशिश होगी कि भाई जितना आयात कर रहे हैं उतना निर्यात कर ले, अगर नहीं हुआ तो विदेशी मुद्रा भंडारों में से डॉलर निकालेंगे और आयात कर लेंगे। तो विदेशी मुद्रा भंडार बाहर से माल मंगाने के हिसाब से रखे जाते हैं, ऐसी इनके साथ धारणा जुड़ी हुई है। तो फिर ये पता लगाते हैं कि इनकी कैपेसिटी क्या है, जितने विदेशी मुद्रा भंडार उनकी ताकत क्या है। तो उनकी ताकत का पता लगाने के लिए ये देखा जाता है कि जो भी कीमत है बाहर की वस्तुओं की वो वहीं पर रहे, डॉलर वगैरह का रेट भी वहीं पर रहे और हमारे विदेशी मुद्रा भंडार भी वहीं पर रहे। तो वो विदेशी मुद्रा भंडारों से हम कितने दिनों तक, कितने महीनों तक आयात करते रह सकते हैं, यानी कितने महीनों तक वो खत्म नहीं होंगे, तो कितने टाइम तक हमें कवरेज मिल रहा है। तो अभी हमारे विदेशी मुद्रा भंडार ऊपर नीचे होते रहते हैं। संयोग ऐसा है कि आज फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन ही आरबीआई इसके आंकड़े देता है, तो हर सप्ताह बताता है, साप्ताहिक रूप से बताता है, तो कम ज़्यादा चलता रहता है। मैंने एक लेवल ले लिया, राइट। तो इसको अगर हम देखें तो ये लगभग मतलब 15 महीनों का इंपोर्ट कवर देता है इंडिया को। यानी कि अगर आप बिल्कुल भी निर्यात नहीं करो, अगर छोड़ दो एकदम, तो इनसे आप लगातार जो भी आयात कर रहे हो उनको करते रहो, तो 15 महीने तक आपको कुछ नहीं प्रॉब्लम होगी। ये खत्म 15 महीने बाद होगा, पहले नहीं होगा। तो विदेशी मुद्रा भंडार इंपोर्ट कवर के रूप में जो सवाल यूपीएससी पीटी में पूछा गया कि इंपोर्ट कवर एक शब्द है, इससे जुड़ा हुआ है, तो इसका उत्तर इसके से होगा, विदेशी मुद्रा भंडारों से होगा। तो एक बेनिफिट ये भी हमें दिखाई देता है, 1 नंबर का 7वां लिखिए। भारत के जीडीपी में अच्छी बढ़ोतरी हुई है, अच्छी बढ़त लिख देता हूं, बढ़त हुई है। भारत 2007 में 2007 में पहली बार ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था
बन गया। वर्ल्ड बैंक के अनुसार वर्तमान में चालू विनिमय दर के आधार पर भारत की जीडीपी का आकार 2.623 ट्रिलियन डॉलर है। भारत का जीडीपी भी बहुत अच्छे से बढ़ा है। ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना अपने आप में मायने रखता है। 2007 में हम 1 ट्रिलियन के मार्क को पार कर गए और अब आप चेक करते हो तो वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे जाके तो हमारी साइज ये है $2.623 ट्रिलियन चालू विनिमय दर के आधार पर, यानी डॉलर का जो मार्केट रेट है अभी उसके हिसाब से देखा जाए तो ये साइज दिखेगी। तो एक ब्रेक लेते हैं 10 मिनट का, उसके बाद फिर आता हूँ वापस। थैंक यू। तो ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का स्टेटस इंडियन इकोनॉमी को मिल गया और 2024-25 में सॉरी हम ये सोच रहे थे ऐसा सोच रहे थे कि इसको $5 ट्रिलियन का कर देंगे इंडियन इकोनॉमी, लेकिन वो आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति हो गई कोरोना महामारी के बाद में। अब ये कोई डिस्कशन नहीं होता इसके ऊपर, पूरी ग्लोबल इकोनॉमिक खतरे के अंदर है। तो एक आप राष्ट्रीय आय के अंदर क्या बढ़ोतरी हुई है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर। जब भी आप कभी उदारीकरण के प्रभाव दिखाओ तो जीडीपी को जरूर लिखना है कि जीडीपी पर क्या असर पड़ा इसका, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस किसमें देखी जाएगी। कोई भी हम आर्थिक सुधार लागू करेंगे तो उसका प्रभाव मुख्य रूप से जीडीपी में देखा जाएगा, जीडीपी कितनी बड़ी है। इसके अलावा बचत और निवेश उसमें भी इसको देखना पड़ेगा। तो अगला 8वां पॉइंट लिखिए आप, तबियत प्रॉपर नहीं होने की वजह से माफ कीजिए। आर्थिक उदारीकरण के लागू होने के बाद भारत में बचत और निवेश की दरों में भी बढ़ोतरी हुई है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। 1991 में भारत की बचत की दर जीडीपी का 22% थी। 1991 में भारत की बचत की दर जीडीपी का 22% थी। यह है वर्ष 2007-8 में 36.8% के उच्चतम स्तर पर चली गई। कोमा लगेंगे। हालांकि वर्तमान में इसका स्तर कम हो रहा है। तो अभी कितना स्तर है उसको भी मेंशन कर सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार 2018-19 में इसका स्तर 30.1% पाया गया है।
उदारीकरण के लिए आप कुछ भी लिखोगे तो आपको जीडीपी के लिए लिखना होगा और आप बचत की दर, निवेश की दर, इनके बारे में भी मेंशन करोगे। और मैं आपको ये समझा रहा था पहले कि हमने लिबरलाइजेशन लागू किया इकोनॉमी के ऊपर, तो उसका लास्ट में रिजल्ट किस चीज पे देखोगे आप? इकोनॉमी का प्रोडक्ट क्या होता है? पूरी इकोनॉमी का कोई एक प्रोडक्ट का नाम बोलना हो तो आप क्या बोलेंगे? इसको जीडीपी कहेंगे ना, अलग अलग वस्तु का नाम नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे जीडीपी। तो जीडीपी को बताना जरूरी होता है, फिर इसके बाद बचत को बताइए और फिर निवेश को बताइए। तो 91 में 22% की बचत की दर थी जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, फिर 7-8 में 36.8 के उच्चतम स्तर पर चली गई, राइट। और बाद में धीरे धीरे ये कम हो रही है, और लेटेस्ट जो ये सर्वे अवेलेबल है, अब नया आने वाला है तो देखेंगे उस समय, लेकिन अभी तो ये अवेलेबल है। तो इसके अनुसार 18-19 में बचत की दर का जो स्तर है वो 30.1% पाया गया, 36.8 से अभी हम यहाँ पर हैं। तो वो लिखने का तरीका होता है, आपने हाईएस्ट भी दिखा दिया और साथ में प्रॉब्लम भी दिखा दी। पैराग्राफ चेंज करके इसी पॉइंट में पैराग्राफ चेंज करिए और फिर लिखिए इसी पॉइंट के अंदर पैराग्राफ चेंज करते हुए 1991 में भारत की निवेश दर जीडीपी का 22.1% थी। यह 2011-12 ये 2011-12 में 39% के उच्चतम स्तर पर चली गई। यहां भी वही स्थिति है, हालांकि वर्तमान में निवेश दर का स्तर कम हो रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2018-19 के लिए इसका स्तर 32.2% रहा है। तो भारत में बचत और निवेश दोनों कम हो रहे हैं, राइट। तो हमने उसको साथ में जोड़ दिया इस चीज को। बाकी ये कि हाईएस्ट स्तर इसका 11-12 में चला गया था, 39% का लेवल था, तो धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ है, तो ये 32.2%। तो दोस्तों ये उदारीकरण के जो कुछ प्रभाव हैं उनके बारे में बातचीत की हम लोगों ने, ये सारे सकारात्मक प्रभाव हैं। और अब हम इसके आलोचनात्मक पक्ष की तरफ जाएंगे। तो आप पैराग्राफ चेंज करके फिर लिखिए, उपर्युक्त बिंदुओं के आधार पर भारत में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया के सकारात्मक प्रभावों को समझा जा सकता है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया पूर्ण रूप से आलोचनाओं से मुक्त है। इस संदर्भ में निम्न बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है। तो डैश लगाएं और फर्स्ट पॉइंट लिखें। भारत में एफडीआई के उदारीकरण से कई प्रकार की चुनौतियां और समस्याएं उत्पन्न हुई है। पॉइंट में पॉइंट निकलेगा इसमें, इस पॉइंट में फिर कई पॉइंट्स आएंगे इस संदर्भ में। निम्न बिंदुओं पर
विचार किया जा सकता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब एफडीआई का उदारीकरण, यूपीएससी सवाल भी कर सकती है कि एफडीआई के उदारीकरण से कौन सी चुनौतियां उपस्थित हुई है, या एफडीआई के उदारीकरण की नीति का आलोचनात्मक परीक्षण करें, तो क्या लिखोगे आप? तो इनको मेंस का लुक दे रहा हूं ना मैं, कि आपको लिखने के लिए कुछ मिले। एक्चुअल नहीं चलता है बहुत ज्यादा, इस संदर्भ में निम्न बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग, ये पहले में पहला है, राइट। देखिए, भारत में सेवा क्षेत्र में अधिक एफडीआई आया है, जबकि भारत को विनिर्माण क्षेत्र में अधिक एफडीआई की आवश्यकता है। पैराग्राफ चेंज करिए और फिर लिखिए, यह ध्यान देने योग्य है कि चीन का एफडीआई मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्र आधारित है। विनिर्माण क्षेत्र आधारित है, उन्हें विराम लगाइए। भारत और चीन के एफडीआई में इस अंतर के दो निहितार्थ हैं। इस अंतर के निम्न दो निहितार्थ हैं। निहितार्थ हैं, डेश लगाइए। और एक बार सवाल आया था यूपीएससी मेंस में, क्या आया था मैं डिस्कस करूंगा। आप पहले तो इसके निम्न दो निहितार्थ है, फर्स्ट लिखेंगे आप, चीन का एफडीआई भारत के एफडीआई की तुलना में अधिक रोजगार परक है। रोजगार परक एक ही शब्द, अंग्रेजी में इसको हम कहेंगे जॉब ओरिएंटेड। अधिक रोजगार परक है, अर्थात चीन में एफडीआई रोजगार के अधिक अवसर, उत्पन्न करता है। कैसे उत्पन्न करता है, इसकी वजह क्या है? इसका कारण यह है कि सेवा क्षेत्र की तुलना में विनिर्माण क्षेत्र में बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेज, हिंदी में कहेंगे अग्रगामी और पश्चगामी, कड़ियां सेवा क्षेत्र की तुलना में विनिर्माण क्षेत्र में बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस अधिक होते हैं। कितना पढ़ना पड़ेगा ये तो आप ही पता लगाइए, मेरा काम तो पढ़ाने का है। अग्रगामी और पश्चगामी कड़ियां जितनी ज्यादा होती है कहीं पर भी, उतने ज्यादा रोजगार के टोटल में ज्यादा अवसर जनरेट होते हैं। जैसे कि अगर आप एक मोबाइल फोन देखें तो इसका कोई बीच का स्टेज देखें आप, तो इसके आगे भी काफी स्टेजेज हैं, पीछे भी काफी स्टेज है। इसमें कई सारे पार्ट्स लगे हुए हैं, कैमरा कहीं से लिया हुआ है, एप्पल कंपनी का प्रोसेसर है, और मतलब आईसी किसी की है, असेंबलिंग कहीं पर हुई है, मतलब कनेक्टिविटीज बहुत ज्यादा है, तो टोटल में अच्छा इंप्लीमेंट मिलता है। सर्विस सेक्टर में ऐसे कोई पार्ट्स ले लेके थोड़ी मतलब काम होता है। सर्विस सेक्टर में आप किसी बैंक में जा रहे हो तो जिस समय आपको सर्विस देते हैं उस समय किसी से कुछ ले थोड़ी रहे होते हैं, वो तो सिर्फ आपसे बात करते हैं। ऐसे ही दृष्टि को देख लीजिए, जब मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ इस समय, तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ एक प्रकार का आउटपुट है, मेरे लिए आउटपुट है, आपके लिए इनपुट है। तो कोई भी आउटपुट आप निकालते हो तो कोई कच्चा माल भी चाहिए, लेकिन यहाँ तो मैं किसी अन्य क्षेत्र से नहीं जुड़ रहा हूँ। लेकिन वही अगर टेक्सटाइल की कोई फैक्ट्री होती तो जितना कपड़ा निकलता है उतना यार्न भी उसको लेना पड़ता है। तो बैकवर्ड लिंकेज बनता है ना यार्न के साथ, और फॉरवर्ड लिंकेज बनता है प्रोसेसिंग प्लांट्स के साथ। जब कपड़ा निकलता है तो एकदम इस तरह से फिनिश नहीं होता है, उसको प्रोसेसिंग प्लांट में ले जाना पड़ता है। और मुझे है इस चीज़ का आइडिया है, और भीलवाड़ा में टेक्सटाइल के काफ़ी पावर लूम्स हैं, मैं वहीं से हूँ। और कपड़ा तैयार होने के बाद फिर अहमदाबाद जाता था प्रोसेसिंग के लिए, उसकी साफ सफाई फिनिशिंग करने के लिए। अब तो भीलवाड़ा में उसका प्रोसेसिंग प्लांट है, लेकिन पहले की बात बता रहा हूँ। तो चाहे वो अहमदाबाद में हो, भीलवाड़ा में, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कपड़ा बन के आगे भी वो किसी को काम दे रहा है, कहीं इंप्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, और पीछे भी हो रहा है, आगे भी हो रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग में ये खासियत होती है कि वो कई सारे स्टेजेस में, एक कार कंपनी के बारे में सोचे आप जरा,
तो कार कंपनी भी कितना बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज बनाती है, बैटरी कहीं से लेती है और शीशे कहीं से लेती है, सीट कवर कहीं से लेती है, कई सारे छोटे मोटे बहुत सारे पार्ट्स गाड़ी के अंदर लगते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग टोटल में इंप्लीमेंट अच्छा जनरेट करती है, सेवाओं में ये गुण नहीं होता। तो मुझे जहां तक याद आ रहा है कि 2012 या उससे पहले एक सवाल आया था कि चीन के एफडीआई और भारत के एफडीआई में अंतर बताइए और इस अंतर का रोजगार को लेकर क्या निहितार्थ है। तो एक निहितार्थ पूछा हमने रोजगार को लेकर, लेकिन हम अपनी क्लास में रोजगार वाला तो कर ही रहे हैं, एक निहितार्थ और है जिस पर यूपीएससी ने अभी तक नहीं पूछा। तो दूसरा निहितार्थ क्या है वो लिखिए सेकंड, इसी के अंदर है ना। देखिए कारोबार के समान स्तर पर, कारोबार के समान स्तर पर सेवा क्षेत्र की तुलना में सेवा क्षेत्र की तुलना में विनिर्माण क्षेत्र में सेवा क्षेत्र की तुलना में विनिर्माण क्षेत्र में अधिक निवेश की आवश्यकता पड़ती है। ग्राफ चेंज करके लिखेंगे इस प्रकार, चीन का एफडीआई, चीन के एफडीआई का आकार भारत की तुलना में, चीन के एफडीआई का आकार भारत की तुलना में इसलिए भी अधिक हो जाता है, इसलिए भी अधिक हो जाता है कि वह विनिर्माण क्षेत्र आधारित है। कारोबार के समान स्तर पर, है ना। जैसे कारोबार का मतलब क्या होता है कि आप कितने का माल बना रहे हो, कितने का माल बेच रहे हो। जैसे दृष्टि को ले लें तो कितने बच्चों का एडमिशन लेती है दृष्टि और उससे कितना पैसा आता है, एक बच्चे की फीस क्या है, कितने बच्चों का एडमिशन लिया, ये अगर आप जोड़ के निकाल लेते हो तो इसको कारोबार का स्तर कहते हैं, टर्नओवर कहते हैं। देहाती भाषा में इसको गल्ला कहते हैं। मैं छोटा था जब मेरे फादर मुझे शहर ले जाते थे, कभी कभी संडे को शहर ले जाते थे कि भाई तेरे को कुछ खिलाऊंगा। गाँव के अंदर तो बहुत छोटा सा गाँव मेरा रहा है, तो फादर कभी संडे को ले जाते थे मुझे, तो कभी कभी मुझे दिखाते भी थे कि बेटा ये हमारे गाँव के व्यापारी हैं, ये इनकी दुकान है, बहुत बढ़िया चलती है, 2000 रुपये का गल्ला उठता है इनका। तो मैं ये समझता था कि गल्ले का मतलब उनकी इनकम है। गल्ला जानते हो आप, जिसमें पैसे रखते हैं उसको गल्ला बोलते हैं। लैंग्वेज लोकली अलग अलग भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये बहुत फेमस शब्द है, काफी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मैं मेरे पिताजी से पूछता था, मैं उनको बाबूजी कहता था, मैं बोलता था बाबूजी 2000 रुपये ये रोज कमाते हैं। अब जब मेरे फादर मुझे उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं तो अब मैं कितनी पुरानी बात कर रहा हूँ वो आप अंदाज लगा सकते हो, राइट। यानी कि मैं 78, 79, 80 इस तरह के पीरियड की बात कर रहा हूँ। उस जमाने में तो 2000 रुपये का मतलब बहुत कुछ होता था। बल्कि जब मैं ग्रेजुएशन वगैरह कर रहा था तभी मेरे दोस्त कहते थे मेरे को, आजकल तो वो कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर है, उनकी पत्नी भी है, वो भी है, कहते थे यार रामेश्वर में मतलब मेरा लक्ष्य है कि मैं 1000 रुपये रोज के कमाऊँ। मैं आज सोचता हूँ कि क्या टारगेट उन्होंने मेरे को बोला था, 1000 रुपये रोज के कमाऊँ, ये मेरा गोल है। तो 1000 रुपये रोज का मतलब 30,000 रुपये हुए महीने। तो वो 1000 रुपये भी उस समय पर उनको काफी लग रहे होंगे, तब ऐसी बात बोल रहे थे। तो 2000 रुपये का गल्ला उठने का मतलब फिर मेरे फादर ने समझाया मुझे कि नहीं ये इनकम नहीं है उनकी, ये टोटल माल बेचते हैं, मतलब सुबह से लेकर रात तक जब तक इनकी दुकान खुली रहती है ये 2000 रुपये का माल बेचते हैं, तो इनके गले में 2000 रुपये आ जाते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि क्या ये इनकम नहीं है क्या उनकी, कि बेटा कैसे तुम इसको इनकम बता रहे हो, उनको जो माल बेचा उसका भी तो हिसाब करना पड़ेगा ना। अब मान लो 20 रुपये की कोई पैकेट बेची तो उसमें मुनाफा तो 1-2 रुपये का ही होगा ना। अच्छा ये करेगा आप, तो इसको हम कहते हैं इनकम, खर्च को निकाल देते हैं तो ये होती है इनकम, और माल कितने का बेचा ये कहलाता है टर्नओवर, राइट। ये तो मैंने क्लियर किया आपको। अब टर्नओवर का मतलब हिंदी में क्या है, कारोबार, कारोबार का समान स्तर, मतलब मान लो कोई भी कारोबार का स्तर, ये एक साल का जनरली बातचीत करते हैं कारोबार में, एक कारोबार का स्तर मान लो आप 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए एक साल के अंदर मतलब माल बेचना है, या मतलब पैसा टोटल में कमाना है, खर्च निकालना नहीं है, टोटल में कमाना है। तो सेवा क्षेत्र में आपको उतना पैसा नहीं लगाना पड़ेगा 10 लाख रुपए का टर्नओवर लाने के लिए। तो चलो एक ब्यूटी पार्लर है या नाई की दुकान है, तो क्या सामान रखेगा नाई, एक कल्पना करो आप, एक शीशा लगा देगा और रेजर वगैरह इस तरह के सामान, उस तरह, और कंघी और जो भी वो सामान होते हैं वो सब वहां पर होंगे। वो कितने में आ जाते हैं, कितना निवेश उसमें चाहिए होता है। एक उतार की इच्छा है कि आप कितना भी कर दो, बाकी तो क्या है, उतने निवेश की आवश्यकता नहीं पड़ती है, छोटे मोटे उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। उतना नाई जो 10 लाख रुपए छोटे मोटे उपकरणों से टोटल घुमाएगा एक साल में, वो उतना पैसा अगर आप किसी फैक्ट्री में उतना टर्नओवर करना चाहोगे तो आपको ज्यादा निवेश करना पड़ेगा, क्योंकि वहां बड़े बड़े मशीन खरीदने पड़ेंगे। आप आटे की चक्की के बारे में सोच लो, जो आटे की चक्की होती है उसमें बड़े बड़े मोटर खरीदने पड़ते हैं और आटे की चक्की लेनी पड़ती है, बड़ी बड़ी चीजें होती है, बड़ा पावर कनेक्शन होता है। निवेश का स्तर हमेशा जो मैन्युफैक्चरिंग है, विनिर्माण है, उसमें ज्यादा ही लगेगा। दृष्टि का टर्नओवर कितना होगा, 500 करोड़, जितना भी का टर्नओवर है दृष्टि का, इतना फैक्ट्री में लाने के लिए बहुत निवेश चाहिए। और दृष्टि का जो निवेश एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर क्या जो मैं स्टूडियो में क्लास ले रहा हूँ, यहाँ पर क्या निवेश का स्तर क्या मानते हो आप, एक डिजिटल बोर्ड है,
मेरे सामने एक डाइस पड़ा हुआ, एक कैमरा है, डिजिटल बोर्ड, ये 2.5 लाख रुपए का होगा, और 2.5 लाख रुपए का कैमरा मान लीजिए 3 लाख रुपए का, तो 5 लाख रुपए, 5.5 लाख रुपए, और मतलब 2 3 4 एसी लगे हुए हैं, 1 1 लाख रुपए के मान लीजिए इनको, एक कंप्यूटर और दूसरी चीजें, बाकी कुछ फर्नीचर, 15 लाख रुपए में सब हो जाएगा, मतलब जो यहाँ पे सामान लगा हुआ है। अब ये स्टूडियो कितने बच्चों को पढ़ा रहा होगा इस समय, और पूरे साल भर में ये कितनी टर्नओवर कर लेगा, इसका कोई हिसाब, मतलब मेरे हिसाब से कम ये स्टूडियो 20 करोड़ की इनकम तो देने की ताकत रखता है। एक साल में 20 करोड़ रुपए का कारोबार करवा देगा। या 20 करोड़ रुपए का कारोबार आप 15 लाख रुपए में इसमें कर सकते हो। मेरे को निवेश मत समझना, मेरे को तो सैलरी मिलती है, कैमरामैन को सैलरी मिलती है, ये निवेश नहीं है। मैं निवेश की बात कर रहा हूँ, इनमें जो पैसा लगता है। आप ये मत सोचिए, आपको भी तो देते होंगे, ये निवेश नहीं है। निवेश में कह रहा हूँ जो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, इसमें जो पैसा लगता है। तो सेवा क्षेत्र में इतने पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप इस पर खूब मनन कर लेना, कोई दिक्कत है तो मुझे बताना। अब थोड़ा समझो आप, चीन में ज्यादा एफडीआई जाता है। कल की क्लास में लिखा था कि $149 बिलियन का एफडीआई चीन में गया 2020 में, हमारे यहाँ 64 बिलियन का है। ठीक है, हमारे अंदर कई सारी कमियां हो सकती है, लेकिन एक कारण क्या है कि हमारे यहाँ सेवा क्षेत्र में आता है, जिसमें कम पैसे की आवश्यकता पड़ती है, और चीन में वो विनिर्माण में जाता है, वहाँ ज्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो चीन का एफडीआई इसलिए भी हमसे ज्यादा हो जाता है कि वो फैक्ट्री क्षेत्र का एफडीआई है। हमारे यहाँ बैंक, बीमा, ई कॉमर्स, इस तरह का एफडीआई है, इसलिए हमारे यहाँ साइज, इसलिए भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये एकमात्र कारण है, भी लगाया मैंने। देखो यहाँ पर क्या लिखा, इस प्रकार चीन के एफडीआई का आकार भारत की तुलना में इसलिए भी अधिक हो जाता है कि वह विनिर्माण क्षेत्र आधारित है। तो ये सब कसावट भरे लेखन है कि इनको बहुत अच्छे से मैंने इनको सटीक ढंग से लिखा है। हो सकता है मेरी हिंदी कमजोर हो या कुछ वर्तनीय शुद्धियां हो जाए, बाय द वे, क्योंकि बहुत साल हो गए हम लोगों को हिंदी पढ़े हुए। मैं बचपन में पढ़ा और बाद में इंग्लिश मीडियम में स्विच ओवर कर गया, और तब से तो मैं इंग्लिश में पढ़ाई करता हूँ। ये मेरा हिंदीकरण हुआ एक इंस्टीट्यूट के द्वारा, कि मैं तो खोज खास और नुनरिका वगैरह उधर पढ़ाने के लिए जाता था बहुत पहले। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ही पढ़ाया मैंने, और धीरे धीरे फिर मुझे हिंदी की तरफ, फिर मुझे इसमें इतना बिजी कर दिया लोगों ने कि मेरे को वक्त ही नहीं मिला। और इंग्लिश मीडियम के जितने भी मार्केट्स और कोचिंग्स हैं वो इधर नहीं है मुखर्जी नगर में। अब करोल बाग है, या फिर आप उधर जाइए, खोज खास वगैरह, उतना मेरे पास इधर ट्रैवलिंग का समय नहीं होता है। तो मैं धीरे धीरे अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग इधर ही अपने आप को सीमित कर लिया। तो मेरे जितने भी पढ़ाई की सोर्सेज हैं वो तो इंग्लिश में ही है, मैं उनको हिंदी में रूपांतरित करता हूँ उनके भावों को समझकर। गूगल रूपांतरण नहीं है जो अपने कुछ भी तरह का रूपांतरण हो, जिसमें भाव तो गायब हो गया, बस शब्दों को ही परिवर्तित कर दिया गया। बाकी आपको बेवजह का लेखन नहीं मिलेगा। तो कारोबार के समान स्तर पर सेवा क्षेत्र की तुलना में विनिर्माण क्षेत्र में अधिक निवेश की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पे लिखा। और फिर हमने व्याख्या करी, इस प्रकार चीन के एफडीआई का आकार भारत की तुलना में इसलिए भी अधिक हो जाता है कि वह विनिर्माण क्षेत्र आधारित है। अब आपको बता दूं हम कहाँ चल रहे थे। ये पहले बिंदु, पहले में पहला था, पहले में पहला, फिर पहले में 1 और 2, राइट। अब मैं दूसरा, ये फर्स्ट स्टेप सेकंड लाऊंगा। देखिए भारत में आए एफडीआई का एक बड़ा भाग भारत में एफडीआई का एक बड़ा भाग ब्राउनफील्ड एफडीआई के रूप में है। बड़ा भाग ब्राउनफील्ड एफडीआई के रूप में है, अर्थात एफडीआई का प्रयोग मुख्य रूप से भारतीय कंपनियों के अधिग्रहण में किया गया है। भारत में एफडीआई का एक बड़ा भाग ब्राउनफील्ड एफडीआई के रूप में है। मतलब एफडीआई भी 2 तरह के होते हैं, जब ज्यादा विश्लेषण की जरूरत पड़ती है तो एफडीआई के भी 2 टुकड़े किए जाते हैं। एक ब्राउनफील्ड एफडीआई होता है और एक ग्रीनफील्ड एफडीआई होता है। दोनों में फर्क क्या है? कल की क्लास आप याद करें तो एफडीआई की परिभाषा क्या थी कि कोई भी एक विदेशी निवेशक किसी एक कंपनी में, मेजबान राष्ट्र की किसी एक कंपनी में 10% या इससे अधिक का निवेश करता है। 10% या इससे अधिक का निवेश किसमें करता है? इक्विटी में करता है। इसको एफडीआई कहते हैं, ठीक है। अब ये 10% तो इक्विटी है, ये तो पहले से ही चल रही किसी कंपनी की भी हो सकती है, यानी कंपनी पहले से चल रही, कोई उस कंपनी के स्वामी निकल जाए और विदेशी व्यक्ति उनकी जगह आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। और ऐसा हुआ है। सबसे बढ़िया एग्जांपल है फ्लिपकार्ट का। फ्लिपकार्ट में वॉलमार्ट ने 77% हिस्सा खरीदा। एफडीआई की परिभाषा क्या है? 10% या इससे अधिक। वॉलमार्ट ने कितना खरीदा? 77%। 10% से 7.7 गुना ज्यादा है, तो एफडीआई हुआ ना ये। एफडीआई 10% पर ही हो जाता है, तो 77% पर तो एफडीआई बोलेंगे ही। तो फ्लिपकार्ट क्या वॉलमार्ट ने नया कंपनी बनाई? पहले से चल रही थी। जो भी उसके प्रमोटर्स थे, बंसल वगैरह कोई भी, उन्होंने अपना हिस्सा बेच दिया। वॉलमार्ट ने $16 बिलियन दिए, वो लोग निकल गए, तो उसने अपना हिस्सा इसमें लगा दिया। तो ये भी एफडीआई कहलाएगा। लेकिन ये कौन सा एफडीआई होगा? ब्राउनफील्ड। नई कंपनी नहीं बनी, चलती हुई को खरीदा। एक गांव के अंदर 10 ट्रैक्टर हैं,
और वो 10 ही रहे संख्या में, उनके स्वामी बदलते रहे, तो क्या गांव को कोई फायदा होगा? स्वामी बदलने से कोई फायदा होगा या नए ट्रैक्टर आने से फायदा होगा? तो ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो ये सवाल समझाने के लिए पूछ रहा हूँ, आपको उत्तर नहीं देना इसका, सवाल पूछने के अंदाज में समझा रहा हूँ जो आप समझ रहे अच्छी तरह से। इसका मतलब विदेशी कंपनियां हमारी कंपनी को खरीद रही है, जबकि होना ये चाहिए कि वो नया आके खोले यहाँ पर, तो इससे हमारे देश में नया रोजगार मिलेगा, पूंजी निर्माण भी होगा, राइट, ज्यादा हमें फायदा मिलेगा। उतना फायदा नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। तो एक माइनस पॉइंट क्या है कि ब्राउनफील्ड एफडीआई के रूप में ज्यादा आ रहा है और भारतीय कंपनियों का अधिग्रहण कर रहे हैं बार बार, राइट। अब आइए तीसरे पॉइंट पर। भारत में एफडीआई का एक बड़ा भाग, एक बड़ा भाग 8% से भी अधिक बड़ा भाग कुछ केंद्रों तक सीमित रहा है। कुछ केंद्रों नाम लिख सकते हो, जैसे कि मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, अहमदाबाद, इट्सेट्रा। भारत में एफडीआई का एक बड़ा भाग कुछ केंद्रों, नई दिल्ली, मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, अहमदाबाद इट्सेट्रा, कुछ केंद्रों तक सीमित रहा है। इससे प्रादेशिक विषमताओं को बढ़ावा मिला है। कंसंट्रेट हुआ है इन सिटीज में, ये भी गलत है। चौथा लिखिए, भारत में आईएफडीआई का 2/3 से भी अधिक भाग उन कंपनियों में निवेशित हुआ जिनकी संपत्ति का मूल्य ₹100 करोड़ से अधिक का था। 2/3 से अधिक एफडीआई ऐसी कंपनी में गया जिनकी वैल्यू 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इस प्रकार स्पष्ट होता है कि एफडीआई का लाभ छोटी कंपनियों और छोटे उपक्रमों को नहीं मिल पाया है। यह समावेशी विकास के लक्ष्य के विरुद्ध है। ये बिंदु नंबर 4 चल रहा है, एफडीआई के उदारीकरण की आलोचना हो रही है। 5वां लिखें, अगले पेज पे जाता हूं, राइट। अंकटाड की एक रिपोर्ट, इंडियाज 20 years एक्सपीरियंस ऑफ लिबरलाइजेशन, रिपोर्ट का नाम है। लिबरलाइजेशन में यह बताया गया कि भारत के निर्माण क्षेत्र में